ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे, सुनाई दिखाई दे रहा है आप लोग को? हल्का सा कैमरा इधर कर दीजिए ना, कैमरा थोड़ा सा और इधर। बस ठीक है। Okay then, let's start. All good? तो बच्चा लोग, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्टिंग, ग्रुप 2 का आपका पहला सब्जेक्ट। और देखा जाए अभी सिंस ग्रुप 1 का ज़्यादा माहौल रहता है सर, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा ग्रुप 2 क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रेलिवेंस है, अभी उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। और ये सब्जेक्ट क्या है ये तो जानना ही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको ओरिएंटेशन के फर्स्ट क्लास में अविनाश सर ने काफ़ी चीज़ बता दिया कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, सारे पेपर्स कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं ज़्यादा और उस सब चीज़ पे ज्ञान ना देके सीधा अपने डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ। ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट होने के बाद एग्जाम्स के तौर पे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉस्टिंग रहने वाला है, जो कि ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद ग्रुप 2 में ऑडिट है और थर्ड सब्जेक्ट एफएमएसएम है। ये तीनों ही सब्जेक्ट एज पर ग्रुप 1 सिलेबस आधे हैं। आधे मतलब सर, अगर आपको 100% टाइम लगता है ग्रुप 1 पढ़ने में, तो 50% टाइम लगेगा ग्रुप 2 पढ़ने में। ऐसा क्यों सर? आसान है इसलिए। आसान नहीं बोलूंगा, बट हाँ, सिलेबस कवरेज कम है। मतलब सिलेबस एज पर दी 3 पेपर्स विच आर इन ग्रुप 1 का क्यूमुलेटिव अगर टोटल किया जाए तो दे आर वेरी वास्ट। बिकॉज देखा जाए तो टैक्स अपने आप में 2 सब्जेक्ट है, डीटी एंड आईडीटी। अकाउंट्स अपने आप में अविनाश सर है, तो बड़ा है पहले से ही, ठीक है ना। तो वो वैसा ही है, आपको एकदम विस्तार में पढ़ना होगा और उस वजह से बहुत बड़ा सब्जेक्ट वो भी है। एंड थर्ड इज लॉ, विच इज अगेन अ वेरी बिग सब्जेक्ट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें भी कई एक्ट्स आपको पढ़ने। तो कई बच्चे ग्रुप 1 में इतना इंडल्ज हो जाते हैं शुरू से ही कि वो फिर एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, विच इज कि ग्रुप 1 दे, फिर दे, फिर दे, कब दे, अच्छा मई में अगर ग्रुप 1 देंगे तो ग्रुप 2 कब देंगे। ये जो साइकोलॉजी है मेरे को समझ में नहीं आता है बच्चों का, क्यों अभी ऐसा रहता है। बिकॉज जैसा आप सब जानते हैं, आपके भी कई मित्रगण हैं जो अभी तक ग्रुप 2 को लेके सीरियस नहीं है। और तो और
कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी लाइव ऑनलाइन मोड या डाउनलोडेबल बोर्ड में क्लासेस करते हैं, और कल राखी गया तो कई लोग अभी गांव गए हुए हैं, बोले मजा करेंगे सर आज, अभी तो थोड़ा छुट्टी का माहौल है हमारे यहाँ। तो बता दूं ये दौर जो भी आप गुजरने वाले हैं ना, ये पूरा छुट्टी का ही माहौल है, क्योंकि दुर्गा पूजा, दिवाली और उसके बाद वापस से न्यू ईयर, फिर सरस्वती पूजा, होली, सब इसी समय आता है, मतलब आपके एग्जाम के दौरान ही आएगा सब। और उस वजह से आपको इस दौरान पढ़ाई करने में, क्लासेस करने में दिक्कत होगी। बट अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे शुरू से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एप्ट रूटीन अगर आप मेरे से पूछो तो इट्स नेवर एज पर आवर्स, इट इज ऑलवेज एज पर द वे यू आर स्टडिंग। एंड आई थिंक वीकली 22 क्लासेस इज ओके। 22 क्लासेस कैसे हो सकता है सर? अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो नॉट इवन 3 पॉइंट समथिंग क्लास आ रहा है, यानी कोई दिन हो सकता है 4 क्लास करना पड़े और कोई दिन हो सकता है 3 क्लास सही हो जाए। नहीं सर, बट हमारा तो 3 क्लास करके एक दिन में तो ग्रुप 1 का ही क्लासेस चल रहा है, आप कैसे ये बात बोल रहे हो? तो मैं बता दूं आपको, ग्रुप 1 की जो क्लासेस आपको 3 करके वीकली चल रही हैं, आपको अपना रूटीन में डालना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी 11 बजे सेम टाइम पे आपका टैक्स का क्लास होता है, तो कई लोग वो कर रहे होंगे लाइव, कई लोग कॉस्ट करने आएंगे लाइव, तो वो जो टूटा है, क्योंकि 1:30 बजे क्या है, अविनाश सर पूरा एकदम लोटा लेके बैठे, बोले ये टाइम तो मेरा है, कोई और टीचर नहीं घुसेगा। तो मतलब पूरे इंडिया में अकाउंट्स का टाइम 1:30 बजे है, तो सारे अकाउंट्स के टीचर 1:30 बजे पढ़ाते हैं, बट 11 बजे एक इतना प्राइम स्पॉट है ना, सबको चाहिए ये टाइम, बोलता है हमको भी पढ़ाना है, हमको भी पढ़ाना है। तो कई जगह लॉ का क्लासेस, कई जगह टैक्स का क्लासेस, और कई जगह हमारे यहाँ जैसे कॉस्ट का क्लासेस 11 बजे रन किया जाता है। तो ये जो 11 बजे वाला स्लॉट है, इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं कि भैया किस तरफ जाए पहले तो। दूसरा, जब हम उन क्लासेस को सपोज बाहर से लेते हैं, बाहर से इन द सेंस आप कैलकाटा में हैं तो आप सिंस बाहर के क्लासेस लेते हो, से फॉर एग्जांपल पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, जहाँ का भी, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको वो क्लासेस का रूटीन अपने हिसाब से सेट करना है, ना कि उनके हिसाब से। तो जब आप सुबह सुबह में भी, यहाँ कई लोग लॉ करके आए हैं, कोई लॉ करके आया सुबह सुबह लाइव क्लास, ओके लाइव क्लास करके आए, और कई लोग क्या करेंगे, लॉ के क्लासेस को बैकलॉग में रखेंगे कि भाई वो हम सुविधा अनुसार अपना करेंगे। तो सर आप बताइए क्या सही होना चाहिए? एक बार अविनाश सर आपने आपको इस बारे में बताया क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बेस्ट तरीका वो है 4+3 का शेड्यूल एज पर 4+3, मतलब सर 3 दिन 4 क्लास, 4 दिन 3 क्लास, बट इससे देखा जाए तो 24 क्लास का रूटीन बनता है। मैंने कितना बोला था, सुने थे? 22। सर तो 2 क्लास आप कम क्यों बोल रहे हो? मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ ऊंच नीच आती रहती है जिंदगी में। हफ्ते में एकदम 100% कैपेसिटी पे अपने चले पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी तबीयत खराब होगा, कभी ना कभी बाबू सोना का फोन आएगा, कभी ना कभी कोई फोन करके बोलेगा चलो यार आज घूमने चलते हैं, घर वालों का फंक्शन होगा। तो 2 क्लास का ना एरर मार्जिन रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वी कांट ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर टोटली ह्यूमन बीइंग, एंड हमसे गलतियां होंगी और हम उन गलतियों को सीखने के लिए ही तो ये सब काम करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने क्लासेस में 22 क्लास को डालेंगे पहले। एक बार वो 22 क्लास जज गया ना, फिर देखेंगे अगर वीक में हमारा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं अटक रहा है तो हम जरूर से जरूर वो 2 क्लास और करेंगे। मैम थोड़ा सा इधर आके बैठ जाइए आप, हाँ थोड़ा सा इधर आके बैठ जाइए, बाबू बहुत लंबे हैं, ठीक है। अब ओके है सबको, बात पक्का? तो सर एक 22 क्लास का रूटीन में आप क्या क्या चीज डालते हो? मैं डालता हूं अकाउंट्स को 6 क्लासेस 100% करना चाहिए आपको, टैक्स 100% 6 क्लासेस करना चाहिए, मतलब इन दोनों में नो कॉम्प्रोमाइज। तो 12 तो यहीं खत्म। अब कितना बचा सर? 10। अगर आपका रूटीन के हिसाब से चले तो कितना बचा? 10। सिंस आपको ग्रुप 1 ज्यादा प्यारा है और अभी क्या है, ज्यादातर लोग कॉस्ट में यही सोच रहे हैं सर एक बार आराम से चालू करेंगे, सेमेस्टर्स है वगैरह वगैरह है, प्लस लोगों के लिए अभी ये सब्जेक्ट को लेके ऐसा ही है कि सर ग्रुप 1 शायद हम मई में दे ही ना, सॉरी ग्रुप 2 तो क्या होगा। तो उन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूंगा लॉ की क्लासेस को आप वीकली आराम से 6 कीजिए। अभी रूटीन में ले आइए पहले इसको, कि आपको डर ना लगे लॉ से, जो कि अभी चल रहा है आपका यही रूटीन एज पर जहां पे भी आपका क्लासेस है होपफुली। तो ये अगर 18 क्लास मैंने आपका यहीं बर्बाद कर दिया तो सर अब आप ही कॉम्प्रोमाइज कीजिए शुरू में। मैं बोला ओके, शुरू में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, यानी अराउंड 4 क्लासेस
अभी कौन लेने वाला है सर? आप। देखा जाए तो अगर मैं 6 भी डालता हूं तो कोई बड़ा बात नहीं है, 24 ही हो रहा है, बट एक बार 4 से शुरुआत करेंगे ताकि आपका जो मेंटेलिटी है टुवर्ड्स कि ग्रुप 1 से कैसे शिफ्ट मारे ग्रुप 2 में, कैसे तीनों चीज को मैनेज करके चले, चारों चीज को मैनेज करके चले, सेल्फ स्टडी कैसे करे, कॉलेज कैसे मैनेज करे, वो पहले आपके साथ मैं ही आपको कंफर्टेबल करवा दूंगा। तो हम शुरू में 4 क्लासेस करके करेंगे और वो अराउंड हमारा अभी से सितंबर 20 तारीख तक चलेगा, यानी अराउंड 1 महीना। 1 महीना यदि हम इस रूटीन से चलेंगे ना तो आपको एक अकस्टमनेस बैठ जाएगा अपने रूटीन के साथ कि हाँ हम ग्रुप 1 मैनेज कर पा रहे हैं। फिर मैं अपना चाबुक मारूंगा और मैं अपना क्लासेस को बढ़ा दूंगा। तो सर हम क्या कम कर सकते हैं? देखो कम करने का तो पहले तो स्कोप है नहीं, फिर भी अगर करना पड़े तो आई विल सजेस्ट सब्ट्रैक्ट 1 क्लास फ्रॉम लॉ। कैसे सर? हम अपना हिसाब से करेंगे क्लास, क्योंकि क्या है ना उस समय लॉ सर भी 7-7 दिन बोलेंगे आने, टैक्स सर भी बोलेंगे 7-7 दिन आने, तो सबका नहीं सुन सकते और ऐसे नहीं सुन सकते कि यार हमको वो बोल दिए तो करना ही होगा। हमको अपना रूटीन बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है हम कलकत्ता में बैठे हैं, हम वहाँ नहीं बैठे हैं जहाँ हमको सुबह से शाम से पढ़ाई करना है, कॉलेज का लफड़ा नहीं है। आपको मालूम है ऐसा रूटीन क्यों सेट किया जाता है वहाँ के हिसाब से, जहाँ भी अब मैं बात कर रहा हूँ बाहर के हिसाब से, क्योंकि बाहर कोई भी कॉलेजेस नहीं करते। आपको अगर आइडिया हो, आपके कोई भी मित्रगण वहाँ बैठे हो तो मैं बता दूँ दिल्ली, बॉम्बे और पुणे साइड में कॉलेजेस बोल के कुछ नहीं है, मतलब दे डोंट डू बीकॉम। आप लोग जैसे बीकॉम को भी एज अ करियर ऑप्शन रखे हो ना सर, हम लोग तो सर उसको बायोडेटा में लिखने के लिए रखे हैं ताकि बाद में ये मोटा दहेज मिल सके, अगर जेवियर्स का है या जो भी है। तो सर दहेज लेना है तो करना पड़ता है सर, क्या करें। तो वो जो पर्टिकुलर हम लोग सीवी में नहीं लिखाने के चक्कर में, बायोडेटा के चक्कर में जाते हैं, वो बाहर वाले लोग नहीं करते। तो उस वजह से हमारे यहाँ ये जो बीकॉम का ट्रेंड है उसके वजह से आपका थोड़ा सा हैम्पर होता है पढ़ाई, बट देखा जाए तो मैनेजेबल है और हम अपने टाइम पे कर चुके हैं। अभी भी आपके साथ जितने मित्रगण थे उससे पहले वाले कर चुके हैं, तो कोई ऐसा बात नहीं कि होगा ही नहीं। अच्छा है, हम लोग और डिसिप्लिन्ड वे में उभरते हैं, वो लोग उतने डिसिप्लिन्ड वे में उभर नहीं पाते, क्योंकि उनको दिन भर क्लासेस क्लासेस क्लासेस, दे डोंट नो एनी कल्चरल थिंग्स, दे डोंट नो अबाउट देयर कॉलेज लाइफ्स। तो दे वेर टोटली इंडल्ज इन टू क्लासेस, दे गो एट सेंटर एट मॉर्निंग 8 o'clock एंड लीव फ्रॉम देयर एट इवनिंग 7 o'clock। तो 8 to 7 अगर उनका वही रूटीन चल रहा है दिन भर, तो फिर तो क्या ही है, जीवन क्या है। अब ऐसा जीवन तो देखो नहीं जीना है, हम भी मना करेंगे जिन। तो अगर कुछ सच में अच्छा करना है तो आपको मैनेज करके चलना होगा, प्रायोरिटी सेट करना होगा। एक वादा अपने आप से बस यही करना होगा कि जब कर रहे हैं तो ठीक से करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, बीच का नहीं रहना है। मतलब अगर बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं बैठे हैं तो सच में कुछ और कर रहे हैं जिससे हम अपना लेजर टाइम निकाल के अपना खुश कर रहे हैं अपने आप को। बीच का मत रहिएगा कभी। क्या मतलब बीच का? सर क्लास कर रहे हैं, साथ में फोन है हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर क्लास में तो फोन से ही देख रहे हैं, एग्जैक्टली। तो जब क्लास फोन से देख रहे हो तो सिर्फ क्लास देखना, ऊपर वाला जब वो एक बार आता है ना नोटिफिकेशन, तो उसको जब ऐसे नीचे करके टैप करके अंदर जाते हो ना, वो काम मत करना, फिर वही प्रॉब्लम होता है। फिर बोलते हो सर सॉफ्टवेयर ना हैंग हो जाता है आपका पता है, क्लास वापस चालू करते हैं ना तो ऐसे हो जाता है। तो बेटा तुमको कौन बोला था इंस्टाग्राम में जाने बीच में? फिर एक रील खोलने के बाद तो भाई एल्गोरिदम उसका उसको पता है मार्क ज़करबर्ग को कि आपको कैसे पकड़ना है। एक बार एक तवा देख लो, उसके बाद तुम्हारा तवा निकल जाएगा, सारा तवा ही आएगा उसके बाद। तो वो जो पर्टिकुलर एल्गोरिदम वो समझ गए हैं कि इन लोगों को फंसाने का क्या तरीका है। तो आपको भी बोलूंगा करो, वो सबका एक टाइम है, वी नीड टू डू दैट, व्हाई नॉट। हम उस एज में हैं जब हम वो सब देखेंगे, तो सर एक टाइम बांध लेंगे ना, जब क्लास करेंगे तब नहीं देखेंगे। 3 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का क्लास है, उस समय हम कोई एरर मार्जिन नहीं रखेंगे। अब जैसे लॉ की क्लासेस, अभी आप जैसे टैक्स की क्लासेस घर जाके देखोगे, मैं जानता हूं लोग यहाँ कहीं 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, एनीबडी 2.5 नहीं, तो वो लोग नहीं है तो यहाँ हाँ उतना एक्स्ट्रा नहीं चले करके सुनाई देगा, कुछ देगा ही नहीं फिर सुनाई। 1.2 to 3 ओके है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। बट 1.5 पे देखने लगोगे ना, सच बताऊं तो टोटल टाइम अगर क्लास का 2.5 घंटा है ना, तो 1.5 के हिसाब से आपका लगना चाहिए था 1 घंटा 45 मिनट, आपको लगेगा कितना पता है? 3 घंटा। आई एम नॉट जोकिंग, अगर आप रियल लाइफ में ट्राई कर लेना, वो पॉज करना, फिर पीछे जाना, आगे जाना, अरे वो छूट गया, एक बार उतार लेते क्या लिखाए थे, अरे ये वाला बात नहीं। अल्टीमेटली यू विल एंड अप टेकिंग मोर टाइम देन 1x टाइम बाई जस्ट सीइंग इट एट
1.5x। तो वाई डू सो थिंग्स, एक 1 स्पीड में करो ना, या हाँ चलो 1.2 ठीक है, 10 मिनट ही बचे, हम वो 10 मिनट रिवीजन में लगाएंगे, बंद करके अपना फिर वापस से बोलेंगे क्या किए। तो अगर आप प्रोडक्टिवली अपना टाइम और अपना रिसोर्स यूज करना चाहते हैं तो प्लीज मार्क माई वर्ड्स, बी अटेंटिव, बी रेगुलर वाइल स्टडिंग। वाइल यू आर नॉट स्टडिंग, भाड़ में जाए पढ़ाई। कौन है नवनीत मुंद्रा नहीं जानते, हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे नहीं। अब हम अपना, मेरा टाइम है, मेरा अपने साथ टाइम है, परिवार के साथ टाइम है, फ्रेंड्स के साथ टाइम है। तो सर ऐसे टाइम मिलेंगे, अभी तो मिल जाएंगे, तो जितना मिल रहा है कर लेते हैं सर। हाँ थोड़ा थोड़ा करो, डेली रूटीन में डाल लो उसको भी 1-2 घंटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आई जस्ट रिक्वायर 3 to 4 क्लासेस पर डे विच विल एंड अप टू योर 9 hours ऑफ डे एंड देन अ बिट ऑफ रेगुलर स्टडीज विच विल टेक अबाउट 3 hours अ डे। यानी कि 12 घंटा तो मैं लूंगा, मैं मतलब आपका सीए का पढ़ाई लेगा। 12 घंटा बाद मैं मानता हूं आप जैसे बच्चे 7 घंटा सोते होंगे, मानता हूं ऐसे ही 7 घंटा अगर आप सोते हो तो 12 और 7 आपका यहीं कंप्लीट होता है 19 घंटा। बट फिर भी तो 5 घंटा हाथ में है, जो करना करो भाई, जो करना करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अभी प्रायर 2 months 3 months, फिर अपने थोड़ा इस कल्चर में 12 को धीरे धीरे 14 करेंगे और कहीं 1 घंटा स्लीप से काटेंगे, कहीं 1 घंटा लेजर टाइम से काटेंगे। तो अगर आप ये पर्टिकुलरली पहले दिन से 16 घंटा पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, 14 घंटा पढ़ने का दरकार नहीं है। एज आई सेड वी आर ह्यूमंस, नॉट एनी मशीन। अगर हम पहले दिन से वैसे काम करने लगेंगे ना, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका इंजन फट जाएगा और फिर ना आप पढ़ाई कर पाओगे, ना आप अपने आप को टाइम दे पाओगे। हैव अ मिक्स, हैव अ ब्लेंड एंड ऑफ कोर्स स्टडी थोरोली, और उस चक्कर में आपको पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा बोरिंग नहीं लगेगा, 3 सब्जेक्ट सिर्फ चल रहे, थ्योरी। एक तरीके से बताऊं तो तीनों थ्योरी है ग्रुप 1 में। अकाउंट्स का पहला 2 क्लास में हम देखा कितने लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम देखा वहां से एकदम खांचा से एकदम बीच से देख रहा था, कितने लोग सो रहे थे, हम देखते काउंट करके आता है। तो वो जो एएस जब आता है ना तो ऐसे लगता है अरे क्या गजब, दोपहर का टाइम पे भात खा के आए हैं सर आज, और अब जो नींद आ रहा है ना, ऐसा एसी चल रहा है सर थरथराता हुआ यहाँ पे कि नींद आ रहा है जबरदस्त। वो तो बेंच ऐसा है जो हम लोग को जगा के रखा है। अगर आप वो पीछे सोफा लगा दो ना सर, एक बार वो जो एबीटीएफ में था वो वाला सोफा, फिर देखो आप हम लोग को क्या गजब खराटा का आवाज आएगा। तो वो जो आपका थ्योरी नेचर का सब्जेक्ट है ना, तीनों ही ग्रुप 1 में, तीनों ही, चाहे वो लॉ बोल लूं, अकाउंट्स बोल लूं, चाहे टैक्स बोल लूं, वो तो हमें फ्लेवर दे दे के थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग करवाना पड़ रहा है टीचर्स से। बट देखा जाए तो है तीनों क्रक्स में थ्योरी, क्योंकि आज के डेट पे 50% आपका क्या है, एएस है। किसमें? अकाउंट्स में। तो प्रैक्टिकल थोड़ा पीछे हो गया, एएस ज्यादा आ गया। सेम गोज विथ योर टैक्सेशन, ज्यादातर थ्योरी है, प्रैक्टिकल बहुत पीछे जाके आएगा, पहले तो थ्योरी समझना ही होगा। एंड सेम लॉ तो भाई कुछ कर नहीं सकते, एक भी प्रैक्टिकल सम्स नहीं। तो इस तीनों सब्जेक्ट के साथ अगर हम ये एक तो मजेदार सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, कॉस्ट, जीवन का अस्तित्व खत्म, पढ़ने का अस्तित्व खत्म, मन ही नहीं करेगा ये क्या है। तो ये कॉस्ट एज अ सब्जेक्ट इज जस्ट अ लेजर टाइम फॉर यू इन सीए, जहां आपको ऐसा लगेगा कि भाई वापस से हमें वो जो, अगर कभी भी बोर हो रहे हैं तो क्या पढ़े, तो आपके लिए उभर के आएगा कॉस्ट एफएम, जो आपको बोलेगा अच्छा बोर हो रहे हो चलो ये पढ़ लो। तो इस सब्जेक्ट को लेके आपका यही मान्यता होना चाहिए कि इज्जत हमें ग्रुप 1 का ही 3 सब्जेक्ट को देना है। ये तो टाइम पास है, टाइम पास के तरीके से ही पढ़ेंगे। सोचो मैं अपने सब्जेक्ट के लिए बात बोल रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बोलेगा मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दिन में इतना देरी पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़वाना है। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं गारंटी देता हूं आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब बात आता है सर कॉस्ट को लेके एक दुविधा। नंबर 1, पेपर पैटर्न जो है ना सर, वो देखा जाए तो अकाउंट्स का जैसा है, बाकी सब्जेक्ट का जैसा है, एकदम सेम डिट्टो कर दिया इस बार आईसीआई। इस बार से मतलब आपका मई 24 ऑनवर्ड्स, आपको मालूम होगा उससे पहले पैटर्न अलग था, अब पैटर्न अलग है। क्या पैटर्न है आपको मालूम है थोड़ा बहुत? 30 मार्क का क्या आता है बता सकते हैं? एमसीक्यूज। अच्छा एमसीक्यूज का एक एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 2 मार्क्स, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का सिनेरियो बता रहा हूं। थ्योरी में इक्का दुक्का क्वेश्चन 1-1 मार्क का भी होता है लॉ में, ठीक है। अब बात आया 2-2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन। 15 में क्वेश्चन में सर 2-2 नंबर के क्या पूरे इंडिविजुअल एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी ये सब वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए हमको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझे, अलग अलग सब सम्स रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक पूरा 10 मार्क का सेट रहने वाला है आपके, यानी 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 यानी 10 इज बेस्ड ऑन 1 सम्स। यानी अगर मैं आपको कॉस्ट का पेपर दिखाऊं जो हमारा इस बार का हुआ था मई 24 का,
तो पहला दो मार्क वाला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो एक सेट है, मतलब वो एक सम्स है, उसके बेसिस पे को 5 तो आंसर टिक करना है। अरे तो मतलब सम्स बनाना है, और फिर जो आंसर आया उसके बेसिस पे अगर जीपी मांगा तो जीपी टिक, एनपी मांगा तो एनपी टिक, ये मांगा तो वो टिक। समझ में आ रहा है बात? वैसे एक और सम्स है वापस से, जो 5 इंटू 2 मार्क है, तो टोटल तो 20 नंबर वापस से सम्स है। जबरदस्ती का उसको क्या बनाया है बताइए तो? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बोल के बस एक राहत है कि ऑप्शन अगर आया तो टैली होगा, बट वो दिक्कत भी है, नहीं आया ना तो हालत खराब होता है। और वही अगर सम्स करके आना हो एग्जाम में ना, तो क्या होता है, करके आ गए राइट ही होगा। कौन देखा एमसीक्यू में 4 ऑप्शन क्या था? अगर वो 4 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो और घबराहट हो जाता है, और कुछ नहीं। और एक बार मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल ये दाएं ऊपर। तो वही जो चीज है ना, और वहां पे क्या है, वही बात हो जाएगा। अगर 1 2 रॉन्ग होगा तो 3 4 5 भी नहीं बनेगा, क्योंकि चेन है। तो ये समझ लेना, अगर 1 2 रॉन्ग हो गया तो वो नहीं तुम कर सकते कि सर पहला 5 में ना मेरा 2 रॉन्ग हो गया, पहला 3 राइट हो गया पीछे वाला। हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीपी निकलेगा तब तो एनपी राइट निकलेगा, एनपी निकलेगा तभी तो रिजर्व्स का अमाउंट राइट निकलेगा। तो वो सारे डेटा एक दूसरे से लिंक्ड है, 1 इज लिंक्ड टू 5 अल्टीमेटली। तो ये 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर कैसे रहने वाले हैं? हाँ, अब जो बचा 5 क्वेश्चन वो इंडिविजुअल रहता है कॉस्ट में, 5 का 5 प्रैक्टिकल रहता है अगेन। तो 2 नंबर का इंडिविजुअल प्रैक्टिकल। तो थ्योरी का स्कोप कॉस्ट में नेक्स्ट टू 0 है इन एमसीक्यू पहला। अब आता है 70 नंबर का फुल पेपर। पता है एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? मतलब एक सेट 14 मार्क्स का सेट है। ऐसे 14 मार्क के कितने सेट करने होंगे अगर 70 अटेम्प्ट करना है तो? 5। तो कितने रहते होंगे? 6। एक ऑप्शन रहता है आपके हर पेपर में। अकॉर्डिंगली ये जो 5 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क के, क्या सर सारे क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहते हैं? नहीं, तोड़ा हुआ रहता है कि अगर सारे क्वेश्चन 14 मार्क के रहेंगे तो भाई चैप्टर कहां से कवर करेगा ये लोग? 13 चैप्टर है, चैप्टर भी तो कवर करना है एग्जाम में, कवर कैसे करेगा? तो एक 14 नंबर का सेट को जनरली लोग 7+7 10+4 इस माध्यम से तोड़ते। तो अगर इस माध्यम से हम तोड़े तो अगर हमें 5 सेट अटेम्प्ट करने हैं, आपको मालूम है कितने प्रैक्टिकल सेट्स आते हैं कॉस्ट में? कॉस्ट में आइडिया है किसी को? मतलब 6 होता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने आएंगे सेट? एनी आइडिया? नो, 5 सेट्स। देयर विल बी ओनली 1 सेट ऑफ थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 3+3+4+4 करके ऐसे सेट बनाया हुआ है, जिसमें आपको 4 थ्योरी छोटा अटेम्प्ट करना है। दैट इज लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट। समझते हो ये वर्ड, लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट? आरबीआई को जैसे बुलाया जाता है। क्या है पता है? जब अपने को वो 5 सेट में एक पूरा सेट एकदम नहीं आता, ऐसा है कि सर ये तो याद ही नहीं आ रहा है क्या था, या ये नहीं बन रहा है, तो वो हेल्प आएगा तुमको नैया पार करवाने में। अदरवाइज कॉस्ट इज द ओनली पेपर विच इज 100% थ्योरी, नॉट इवन एफएमएसएम, क्योंकि उसमें एसएम है, not even audit, not even accounts, not even tax, not even law. The only paper which you can attempt 100 out of 100 practical is costing. और उस वजह से जो मार्क्स आज तक आता है 100 में 100, 99, 98, 96, 97, ज्यादातर कॉस्टिंग में रहता है। द जस्ट बिकॉज क्राइटेरिया इज 100% प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आ सकते हैं इस पेपर में, 100%। तो हमारा ओरिएंटेशन भी वैसा जाना चाहिए सर। मतलब हम भी ज्यादा फोकस किसको देंगे? पहले प्रैक्टिकल को, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं देंगे शुरू में। वो जो लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तब अपने एकाएक देख लेंगे, अच्छा ठीक है सारे चैप्टर्स का थ्योरी भी कंबाइन करके रीड कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर बाई चांस डूबते हुए को जो होता है ना, तिनके का सहारा चाहिए, तो वो करने में काम आएगा अपने को, और कुछ नहीं। बोल डन है सबको इतना सा बात? तो कॉस्टिंग एज अ पेपर का मैंने पैटर्न आपको बता दिया, और चैप्टर वाइज कब किधर आता है ये सीए में प्रेडिक्टेबल नहीं है। दे कैन गिव एनीथिंग एट एनी प्लेस, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्वेश्चन नंबर ये रहने वाला है, ये रहने वाला है। नो नेवर। और अगर वो कर ही पाते तब मजा ही क्या था सीए का? सीए का मजा ही ये है कि इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम। क्या डन है सबको? जैसे आपके फाउंडेशन के अकाउंट्स पेपर में वो आपके साथ जाते ही देखे हम लोगों का कान से धुआं, और कहां से धुआं पता नहीं, बट धुआं निकलने लगा। बोला अरे भैया ये तो सोचे ही नहीं थे ये आएगा, अरे ये इतना बड़ा आ गया। तो वो जो अपने सोचे नहीं और हुआ, यही तो मजा है सीए का। और उस समय का टेम्परमेंट चेक करना आपका खूबी है। अब आपको वो टेम्परमेंट को कैसे हैंडल करना है वो सीखना होगा, और उसके लिए आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने होंगे, जिसके बारे में अविनाश सर ने आपको बताया होगा। अगर आप हमारे यहाँ से सब्जेक्ट्स लिए हैं, चाहे हमारा
तो हमारा टेस्ट तो देने मिलेगा ही। और अगर आपने बाकी सब्जेक्ट भी हमारे यहाँ से लिया है तो हम, अभी आपको पता होगा अगर आपके मित्रगण पुराने बैच में हैं जनवरी वाले में, तो उनका हर वीक एक लॉ एक टैक्स का टेस्ट होता है हर वीक। आज टैक्स का टेस्ट है उनका वापस, और वापस सैटरडे को लॉ फिक्स है, ट्यूसडे और सैटरडे लॉ और टैक्स का टेस्ट होगा, जो कि हम नहीं पढ़ाते फिर भी हम लेते, जस्ट टू मेक देम ओरिएंटेड फ्रॉम दैट साइड, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ टैक्स के जो टीचर्स है वो बाहर के, और उनको फिर अब आप लोग से मतलब नहीं है, उनको तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुम कर भी रहे हो कि नहीं पता, और तुम खत्म भी कर लोगे तो उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या कर रहे हो तुम, और ना वो तुमको गाइड करने वाले हैं। बस हो गया, तुम उनका क्लासेस ले लिया, बस हो गया, पैसा जितना दिया भोग गया, वो भोग था भोग। और जो भोग में तुम लोग पाया है वहां बोलने वाला नहीं है भगवान, वो मूर्ति वाले भगवान है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना बोलने वाले वो गधे हैं, जो तुम लोग को ये समझाने वाले हैं कि भाई पूरा पेपर को कैसे संभालना। तो आने वाले टाइम पे आपका टैक्स का टेस्ट, लॉ का टेस्ट, हमारा तो अलग, उनका भी टेस्ट हम लेते, और कॉपी इवैल्यूएट की जाती है, चेक करके आपको मिलता है। तो बताओ और क्या चाहिएगा सर, जब दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको अटेंटिव रहना है हमारे साथ, जो टारगेट दे छोटा छोटा आपको कंप्लीट करते रहना है। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग अपार्ट, बट आपसे पहले वाला बैच जनवरी 25 इज डूइंग मार्वेलस इन दिस थिंग, मतलब द अटेंडेंस लेवल, द सीरियसनेस लेवल, द टेस्ट लेवल्स आर ऑसम। तो मैं चाहूंगा ये बैच भी वो रेसिप्रोकेट करे और आगे से आगे इस चीज को आगे बढ़ाए। कॉस्ट का टेस्ट जैसा पहले 4 चैप्टर कंप्लीट होगा, वी विल टेक 1 टेस्ट ऑफ कितना मार्क्स, 4 चैप्टर के हिसाब से कितना 40 मार्क्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100 मार्क्स। मेरा हर टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि मेरे को आपको एक जगह 3 घंटा टिकाना है। पहले तो जो आपका उछलता है ना वो एक जगह टिक जाए, बस 3 घंटा देखना है वो टेम्परमेंट आपके साथ कि आप 3 घंटा बैठ पाते हो कि नहीं पेपर को देख के। और वो 3 घंटे का टेस्ट 4 पेपर के हिसाब, 4 चैप्टर के हिसाब से, फिर और 4 के बाद नेक्स्ट 4 का टेस्ट 100 नंबर का, ना ना ना, क्यूमुलेटिव 8 का टेस्ट, फिर नेक्स्ट 4 के बाद क्यूमुलेटिव 8, फिर वापस से 1 फुल, फिर फाइनल 2 फुल, 6 फुल टेस्ट 100 नंबर के देने के बाद मेरे को नहीं लगता आपका कोई और तुक बचेगा यहाँ पे कि हाँ सर छूट गया कुछ। बाकी अपना प्रैक्टिस तो चलता रहेगा सर। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस बुक मिला है और एक समरी बुक मिला होगा, देखे होंगे आप कॉस्ट के लिए किताब। अब हम जो आज का क्लास में बताने वाले हैं उसमें आपको पहले बुक के साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। एक बार बुक खोलिए ना, फर्स्ट पेज, कंटेंट, कंटेंट प्लीज एवरीबॉडी, कंटेंट। मेन मैट कॉस्टिंग का, दिखा ये पेज आपको पक्का? कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं गाइस? 14 चैप्टर्स है, जो कि कॉस्ट एक पहले टॉपिक हुआ करता था, आज एक सब्जेक्ट बन गया। टॉपिक याद है आपके कहाँ था ये कॉस्ट वर्ड? इकोनॉमिक्स में। आप कहाँ पढ़ते थे इसको सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। आज एक 100 नंबर का सब्जेक्ट है, कल को सिर्फ एक टॉपिक था, तो पक्का कुछ तो जबरदस्त चीज है। और इसमें जो ये सारी बातें लिखी हुई हैं हमें पढ़ना, जो कि एकदम न्यू टू ऑल है। अभी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी फिर भी आपने सुन रखा होगा अगर आप बीकॉम के सेकेंड ईयर तक पहुंच चुके हो, तो ऑलमोस्ट सम टर्मिनोलॉजीज हैव बीन ऑलरेडी इनकाउंटर्ड बाय यू, बट ना सर पढ़ता कौन है? वो तो सुबह सुबह जाना है, देखना है और आंसर कर देने वाला स्कीम है। अकॉर्डिंगली हम पूरा बेस से ही पढ़ने वाले हैं, हमें कोई उस बात से मतलब नहीं है। अब बात आया अगले पन्ने का, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू चैप्टर नंबर 1, कॉस्ट शीट का ट्रैक योर प्रिपरेशन पेज। कैन यू सी इट एवरीबडी? बुक यहाँ सबको मिल गया? किसी का ड्यू है? हाथ ऊपर, ड्यू है आज ले लीजिएगा। लाइन कोई बात नहीं, बगल वाले से देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक है। कॉस्ट शीट में आप जैसे देख सकते हैं चैप्टर 1 में ट्रैक योर प्रिपरेशन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। आपको इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन स्टार किए हुए। वर्ड मैंने सुना, कुछ क्वेश्चन। इसका मतलब जरूरी नहीं है यही इंपॉर्टेंट है सर, और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, कैसे? एनी आइडिया कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोली काव्या जी? सुनना बोल रही हैं सर, जो क्वेश्चन मान लीजिए
आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आपके लिए वो नॉर्मल बात हो, बट हम जब कहते ना सर हमको दिक्कत हुआ या हमको वो एक पॉइंट लगा कि यार इसकी वजह से ये सम्स को स्टार मार्क बना देना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ आएंगे, अपने ही कॉपी में अपने हिसाब से, मान लो आपको 15 भी लगा तो आप यहाँ से स्टार बना देंगे। ये तैयारी आपको भी करनी है मेरे साथ साथ। क्या डरना है सबको? उसके बगल में देखिए क्या 2 कॉलम दिख रहा है, मतलब मैं बना के दिया हूं, जैसे बचपन में नहीं होता था स्कूल में वो बॉक्स बना देता था कि भाई यही लिखना है, टेंशन मत ले, वो ऐसे 3 डॉट देता था जे के लिए कि जे ऐसे बनाना है। अभी मेरी बच्ची को मैं देखता ना वैसे एकदम स्कूल में एकदम डॉट डॉट मिलता है, बस उसमें ऐसे ऐसे करना है। तो तुम लोग को भी वही करवा रहा हूँ, कब आके इंटर में आके कि भाई करके दे देते हैं, बस इनको भरना हो खांचा और कुछ नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है बगल में, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है सर? 1 और 2, ये जो स्टार मार्क सवाल है ना, ये एक बार वापस से जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसकी वजह से सेल्फ प्रैक्टिस 1 में उनको डाला हुआ है क्या कि जो जो स्टार हम करेंगे वो तो एटलीस्ट एक बार और बनाएंगे। कब बनाएंगे? व्हाट इज द राइट टाइम सर टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 1? एनी आइडिया? आप इतना देर से मेरे से बात कर, सोचो कब बनाना चाहिए ये? वीकली, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए। नो, कोई फायदा नहीं है। क्यों बताता हूं, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर का नॉलेज दिमाग में रहता है, और दूसरा टाइम भी नहीं है इतना सर हमारे पास, डेली का होमवर्क कर ले वही बहुत है। तो व्हाट शुड बी द वे टू डू इट? नंबर 1, whenever we will announce a test of our first 4 chapters, we will announce prior 20 days. अगर मैं 20 दिन पहले कोई चीज अनाउंस कर रहा हूं, तो आप 20 दिन बाद जो टेस्ट है उसके लिए जो पहले 2 दिन सेक्रीफाइस करते हो ना, कि अब क्लास ही नहीं करेंगे दूसरा सब्जेक्ट का, सिर्फ 2 दिन कॉस्ट पढ़ेंगे, बैड हैबिट। क्या करना है आपको? वो 20 दिन लगातार ही अपने रूटीन में 1 घंटा किसके लिए डाल देना है? कॉस्ट के लिए। तो 20 घंटा अगर हम लास्ट 2 दिन में पढ़ते, हम ओवर द पीरियड बांट दिए, और उस समय हमें ये सेल्फ प्रैक्टिस 1 अपने हाथ से बनाना है। तो अगर हम ये सेल्फ प्रैक्टिस 1 ड्यूरिंग और टेस्ट 1 बना लेंगे तो हमें काफी इनसाइट्स मिलेगा। हो सकता है 2 सवाल हमसे बना, 1 सवाल के लिए हमें कॉपी खोलना पड़ा देखने के लिए कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या था, याद नहीं आ रहा कैसे किए थे, तो वो देख के समझ गए और उसके बाद उसको मार्क कर लिए कि भाई वो सेल्फ प्रैक्टिस 1 में भी वापस स्टार है। क्यों सर? क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस 1 करते वक्त भी मेरे को वापस से दिक्कत हुआ, जबकि क्लास में भी करवाया हुआ सवाल है। तो ऐसा होगा क्या सर? 100% होगा। अगेन बोल रहा हूँ, ह्यूमंस हैं, तो ये मत समझना कि एक बार देख लिए तो अगली बार से मिस्टेक नहीं होगा, होगा ही होगा। सेम ही बात पे वापस मिस्टेक होगा, नया मिस्टेक्स आएंगे। तो हाईलाइट योर मिस्टेक्स, नेवर कट योर मिस्टेक्स। मैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट कभी भी अपना मिस्टेक काटता नहीं था, उल्टा मैं 2 बार लिख लेता था कि भाई यहां तू गलती किया था, हो बना देता था, या बॉक्स बना के ऊपर एरो दे देता था। और तुम लोग क्या करते हो, गलती हो गया तो काट के वापस नया। हम तो बोलता काटो मत, उल्टा उसको हाईलाइट करो, क्योंकि वो वापस नहीं करना है हमको। तो वो ध्यान आना चाहिए अगली बार जब कॉपी खोले, ना कि राइट थिंग याद आना चाहिए। मिस्टेक्स जितने याद आ जाएंगे ना, राइट थिंग का टेंशन नहीं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा राइट क्या, क्योंकि ये गलती किया हमने। तो इस वजह से अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस 2 किसको करना है समझ गए होंगे, और वो कब करना है? वही सर जो क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, तो तब तो सर वो 4 का ज्यादा सम्स बनाएंगे जो लास्ट 4 किए। तो पहला 4 का क्या करना होगा सर? ऑफ कोर्स सिर्फ जो इसमें जो वापस से मेरे को दिक्कत दिया 2-3 सम्स बनाना पड़ेगा, 7-8 भी नहीं बनाएंगे। सोचिए कितना प्रैक्टिकली हम इस चीज को बांट दिए। और अगर आप ऐसे करके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आना है आपको। क्या डन है सबको इतना सा बात? अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट पन्ना, आइए एक बार कॉस्ट शीट का फर्स्ट पेज आए क्या एवरीबॉडी? देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के बगल में 2 खांचा खाली छोड़ा हुआ है आपके लिए। क्या खांचा वापस से खाली छोड़ा हुआ है? एज अ ना KG L2 वाले बच्चे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज कॉपी नंबर एंड देन इट हैज बीन रिटन वेयर, व्हाट, पेज नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? आप जो आज कॉपी लाए हो रंग बिरंगा, कोई क्लासमेट, कोई पायनियर, कोई ऐसी खुद का सिलाई मार के लाया है कॉपी, जो भी पुराना रफ कॉपी, ये कॉपी आपके बहुत काम आने वाला है। और इस कॉपी का नामकरण होना चाहिए जैसे आपका है। तो आपका अगर नामकरण में अस्तित्व है तो इनको भी अस्तित्व दे दीजिएगा। और इस कॉपी का नामकरण ना कि एक क्लास बॉय या जो भी नाम है इसका, वो नहीं, उसको पहले कॉपी नंबर 1, कॉस्ट ऊपर में ही कॉपी नंबर 1, और अंदर इंडेक्सिंग करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सिर्फ पेज नंबर लिखिए
और अगर आपको लगता है आपका समय बर्बाद हो रहा है उसमें, तो घर में अगर कोई छोटा भाई बहन, मम्मी, दादी, दादा है, तो बता दें उनको काफी मजा आता है काम करने में, 1 2 3 4 5 6 लिखने में, तो उनको पकड़ा दीजिएगा, वो पेज टू बैक आपका वो काम कर देंगे। पेज नंबर इन कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई क्लास, क्योंकि इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन ये सिंकिंग सीख जाओगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में। और ऐसे आपको कॉपी 1, मान लो पेज नंबर 32 में आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो आपको लिख के रखना है अपने लिए। और जब आप कॉपी में सम्स करो ना, तो आपको बीचों बीच लिखना चाहिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1 जो भी था या 2 जो भी था। सर हम तो ऐसे लिखते थे क्वेश्चन नंबर 1, यहां से स्टार्ट करते। ये जो आदत है सबसे घटिया आदत है। आदत घटिया क्यों है सर पता है? नॉट बिकॉज इसके वजह से काम आसान होता है, इसके वजह से तुम्हारा काम आसान होता है, चेकर का काम डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब तुम पेपर अपना सबमिट करके आओगे, जितने लोग भी फाउंडेशन दिए, कितने लोग अकाउंट से लॉ में लू शीट यूज किया, हाथ ऊपर लू शीट, 1 2 3 4 5 लू शीट, कोई भी एक एग्जाम में लू शीट यूज किया नहीं किया? जितने लोग किए होंगे, एक स्ट्रिंग दिया होगा बांधने के लिए, और आपने पेपर का खूबी देखा, आगे तक ठीक था, थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है बेटा शुरू में, और फिर वो क्या था ना, घुसता है अंदर धीरे 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 धीरे, इतना ज़्यादा जगह मिलता है। तो अगर आप मार्जिन के इस तरफ कुछ चीज़ लिख रहे हो, तो बेचारा टीचर को पता है ऐसे फाड़ना पड़ेगा कॉपी, ऐसे खोजना पड़ेगा कि वो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर किसका आंसर लिखा है, तुम क्यों उसको तकलीफ दे रहे हो? वो ऐसे ही अपनी बीवी से परेशान है घर पे, सुबह सुबह तुम्हारा झाड़ सुन के पेपर चेक कर रहा है अपना, तो तुम्हारा पेपर जब चेक करे, तुम उसको एकदम रिलैक्स मोड दे दो ना भाई, कि तेरे को कोई परेशानी नहीं होगा मेरे से, चिंता मत कर, क्या चाहिए तेरे को, बीच में चाहिए लिख देते, नया क्वेश्चन नए पेज में चाहिए लिख देते। बाप का पैसा थोड़ी जा रहा है, पेपर किसका, ICI का, हमें तो सिर्फ पेन चलाना है। तो भाई अब उसना अगर पैसा बचाना है तो मेरे को नहीं मालूम, बट अगर पैसा नहीं बचाने का, वो पेन का चक्कर नहीं है, तो सुनना, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही लिखना। हाँ वहां पेज नंबर वर्ड हट जाएगा, बट एकदम बीचों बीच आएगा क्या, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस, एंड दिस डजंट गोज फॉर कॉस्ट। व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज ओरिएंटेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑफ राइटिंग ए एग्जाम, ऑफ प्रिपेयरिंग अ कॉपी। अगर आप मेरे क्लास में ये मेहनत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक बार आदत लगा लो टैक्स में, एक बार आदत लगा लो अकाउंट्स में भी, आप गारंटी लेता हूँ इंसान बन जाओगे। CA इंटर पास होगा कि नहीं पता नहीं, इंसान जरूर बन जाओगे, फिर बनते रहना CA इंटर पास, पहले इंसान बन जाओ। और आई फील दीज ऑल क्वालिटी मेड मी अ CA, मेड मी स्टडी बाई माई सेल्फ समथिंग विच आई थिंक यू विल ऑल्सो बी केपेबल ऑफ इन सूनर और लेटर टाइम। बट ये सब कैपेबिलिटीज मैं अपने टाइम पे करते आ रहा हूं 2011 से, जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट किया था CA की, और आज अराउंड 1 डेकेड बाद मैं आपको ये चीज वापस से समर्पण कर रहा हूं कि जरूर करना ये चीज जरूर, और इससे आपका हैबिट बहुत अच्छा बन जाएगा पढ़ाई करने का। तो अगर आप ये बीच बीच में लिखेंगे, नया सम्स नए पेज में स्टार्ट करेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा रेफरेंसिंग में। क्या क्लियर है सबको? हाँ अभी ठीक है, क्लास का कॉपी है, ये तो मेरे बाप का पैसा है ना सर ये वाला, तो इसमें तो हम थोड़ा कंजूसी कर सकते हैं ना कि सर इतना आधा पन्ना बच्चा है, नई कॉपी नए पेज में कैसे, हाँ करो करो अभी करो, बट जब ICI का पेपर यूज करो 1 पैसे का कंजूसी मत करना। हाँ मेरा टेस्ट दो, तब भी आप एकदम वही फ्रैंकली न्यू पेज से स्टार्ट करो। आपको मालूम एग्जाम में एक ही पेन अलाउड है, कई लोग वो भी गलती किए थे बेटा, लो अकाउंट्स वाले दिन फोन करके बोले सर पास होगा ना, हम ब्लू पेन से लिख दिया सर, सॉरी सर। अरे अब हम बोला हम क्या बोले उस समय उसको, हम बोला हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नादानी माफ, पहला बार है। बट अब माफ नहीं करेंगे वो लोग इंटर में, तो आपको 6 का 6 पेपर एक ही पेन से देना। तो सर क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं है, एकदम नॉर्मल लिखना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना पड़ता है? नो, जस्ट नीड टू राइट वेरी नॉर्मल वर्ड्स। तो अगर इतना नॉर्मल लिखना ही पड़ता है तो हम क्यों लोड लेंगे, हम एकदम नॉर्मल एक ही पेन से प्रैक्टिस करेंगे। रंग बिरंगा पेन मेरे क्लास में मत लाइएगा। हाँ फिर भी रखते हो आप अपने रेफरेंसिंग के लिए, मैं टोकूंगा भी नहीं, मैं हंसूंगा बस, ठीक है ना। बाकी आप करिए जो आपको करना है, बट फिर भी एक तरीका होना चाहिए, एक रूटीन, एक नीटनेस चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छा खराब से मैटर नहीं करता, अगर वो होता तो तुम मेरे से अगर मैथ्स पढ़े हो तो तुम मेरे को जान गए होंगे। हैंडराइटिंग अगर खराब होता और वो फेल होता तब तो आज हम पढ़ा नहीं रहा होता। तो हैंडराइटिंग डजंट मैटर, नीटनेस मैटर। आपको चीज को अगर उभर के लिखोगे कभी भी आपका गलती नहीं है, भले ही आपका हैंडराइटिंग खराब, उभर के लिखो, यही ऐसे ऐसे जगह छोड़ छोड़ के, जितना हो सकता है गैप छोड़ो, जितना हो सकता है हाईलाइट करो बात को। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब तुम चेक कर ले क्या।
तो इस अकॉर्डिंग आपको हमेशा मेरा कॉपी मेंटेन करना है। क्या डन है? तो कॉपी में सारी चीजें, बुक में सारी चीजें, रेफरेंसिंग के बारे में बात मैंने कर दी। अब जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ये काम के साथ शुरुआत करेंगे, और अभी भी जब हम बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे हम पहले पन्ने के साथ ही पेज नंबर जरूर लिखेंगे। क्या डन है? अभी नहीं भी लिखे हो कोई बात नहीं, आज घर जाके जरूर कंप्लीट कर देना। अराउंड 20-30 पन्ना लिख देना, फिर 30वें में पहुंचो तो और 30 का नंबरिंग कर देना। ऐसे करते करते आगे बढ़ना एंड ट्राई, अगर हो सके तो बाकी सब्जेक्ट में, आई कांट हेल्प इट, मैं वो तो चेक नहीं कर सकता, बट ये मैं जरूर चेक करूंगा रैंडमली। कभी भी बाई चांस कोई के कॉपी में नहीं रहेगा, सपोज आज से 25 दिन बाद मेरे को मूड हुआ कि एक बार घूम के देखते हैं कितने लोग किए हैं, और उस दिन नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं करता, मैं कॉपी फाड़ देता हूँ जितना आप लिखे हो। आपको रीडू सारा चीज लिखना होगा, वापस से सारा नोट्स मेंटेन करना होगा, या जीरोक्स करा लीजिएगा अपने दोस्त का। तो वो डिसिप्लिन लाना होगा आपके अंदर, और लाने के लिए मेरे को एक बार लगेगा 25 दिन बाद जब कॉपी चेक करने आऊंगा। क्या डन है सबको? इतना सा बात। होमवर्क करो ना करो, कॉपी मेंटेन करो, देखना आपको अपने आप पता चल जाएगा हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्लियर है सबको? वरना वही होगा, छूट रहा है तो पता ही नहीं क्या छूट रहा है। चलिए, तो आज अब हम शुरुआत ही करेंगे ओरिएंटेशन वाला। जैसा मैंने बात बोला, तो बीच का ओरिएंटेशन का मैंने कुछ टाइम लिया आपका, अराउंड हाफ एन आवर आई गेस, यस 38 मिनट्स। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर ओरिएंटेशन। नाउ वी शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज, बता सकते हैं क्या आप? कॉस्ट शीट। सर ऐसे थोड़ी होता है, आप चैप्टर पढ़ाओगे, आपका हिम्मत कैसे हुआ बोलने का? ये बात फाउंडेशन में मैथ्स में नहीं पढ़ा है, पहले बोलते हो बेसिक्स करना है, और अभी आप बोल रहे हो कि आप पहले हम लोग को कॉस्ट शीट से चालू करोगे। नेवर एवर, वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, बताइए? बेसिक्स। एंड बिना बेसिक्स ऑफ कॉस्ट जाने आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन टीच, क्या बताइए सर, कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग बेसिक्स पहले, नॉट कॉस्ट शीट। हेडिंग देंगे, शुभारंभ करेंगे कॉपी में प्रॉपर्ली। एक बात बता दूं, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ना है इस कॉपी से, वैसा एकदम औरा के साथ पढ़ना कि एक ही बार पढ़ना है दोस्त, एक ही बार। तो सर ये इंडेक्सिंग किस काम का? अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार के लिए काम का, और अगर हो गया तो मेरे मित्र के लिए काम का। बट हाँ, एक ही बार पढ़ाई करना है शिद्दत से। चलिए, रेडी एवरीबडी? ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे रेडी? ओके यहां तक सबको? वेरी नाइस। चलिए, तो लिखना कॉपी में बेसिक्स के अंदर सबसे पहले, व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारा पहला मुद्दा है आज का, विच इज द थीम ऑफ आवर सब्जेक्ट। और मैं बता दूं, आने वाले हर चैप्टर में हम पहले थीम लिखने वाले होंगे कि हम ये पढ़ने क्यों वाले हैं। तो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं भाई हम ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ने वाले हैं। एक तो हमें 2 वर्ड के बारे में जानना है, कॉस्ट और फिर उसका मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। एनीबॉडी व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? ऐसी एक साधारण शब्द में, खर्चा, पेमेंट्स, है ना, जो भी तरीके से हम क्या करते हैं, पेमेंट्स। कॉस्ट मतलब क्या? जो लगा। अच्छा, अकाउंट्स में आप लोग कॉस्ट सुने, क्या क्या बोलते हो कॉस्ट को? अविनाश सर क्या क्या बताया, बता सकते हो? ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड सुने आपको पता है? अविनाश सर ना थोड़े से इन सब शब्द को लेके आपके साथ लीनियंट है। किन शब्द को लेके मैं बोलूंगा अभी सुनना, आपको काफी अच्छा लगेगा। कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, ओवरहेड्स। सुना है कभी अविनाश सर के मुंह से भी ओवरहेड्स? अविनाश सर ये चारों वर्ड्स को लेके काफी लीनियंट है, मतलब वो इनको सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। मेरे क्लास में अगर आप इसको सिनोनिम की तरह यूज कर लेंगे तो खत्म, क्योंकि हम तो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर एक्सपेंसेस का अलग मीनिंग होगा, ओवरहेड्स का अलग मीनिंग होगा, एक्सपेंडिचर का अलग मीनिंग होगा। पक्की बात है, दीज ऑल विल हैव सम रेलिवेंस बाय देयर नेम्स। जैसे अकाउंट्स को कुछ ज्यादा ही मतलब है बाकी सब टर्म से, कि सर ये रेवेन्यू है, अदर रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू है? अच्छा, वहां ज्यादातर आप लोग रेवेन्यू रिसीट्स सुनते थे ना, और एक क्या, कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही एक्सपेंसेस साइड में आप क्या बोलते थे बताइए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या बोलते थे बताइए? ज्यादातर आप उस पे फोकस देते, हमारे यहां फोकस चेंज। तो सर क्या फोकस रहेगा वो बात करेंगे। तो एक बार के लिए मेरे को वर्ड बहुत अच्छा लगा, कॉस्ट का मतलब अगर मेरे से पूछो तो यस, एनी फॉर्म ऑफ खर्चा,
एनी फॉर्म ऑफ खर्चा, एनी फॉर्म ऑफ खर्चा मतलब फ्रॉम बाइंग अ फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंडिंग ऑफ अ वेरी, चाय वाला को जो भी पेमेंट करते हैं कि 10-10 रुपए का पेमेंट से लेके लाखों का पेमेंट, सबका सब बिजनेस में जो लग रहा है वो क्या है बताइए हमारे लिए? कॉस्ट। तो सर हमारे इस सब्जेक्ट में क्या करना है? अब हमें आगे क्या वर्ड है? कॉस्ट एंड। तो एक बार मैनेजमेंट साइड रखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब सोचो क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब उसको अकाउंट करना। एक मिनट, खर्चे की अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग कर ही रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट वाइज नहीं करता, ठीक है। और डायरेक्ट प्रॉफिट बताता, प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं बताता। और कुछ? अच्छा, मतलब कॉस्ट को ठीक से सेग्रीगेट नहीं करता, ठीक है। और कुछ? एनी अदर आइडिया? मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मिस कर रहे इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आज आप कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गूगल करके या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके, MCA में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट का। बट आप कोई भी कॉर्पोरेट का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यानी उनका कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कभी डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों सर? बिकॉज इट इज एन इंटरनल रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर अ, बताइए क्या? एक्सटर्नल रिकॉर्ड। तो फाइनेंस में ना कई बातें छुपाई जाती है जो अगर पता चल जाए ना तो पहले तो कस्टमर मारेंगे कि बेटा इतना मार्जिन रखता है हमसे। अगर तुमको पता चल जाए ना तुम्हारी मम्मी को कि वो भैया है ना जो साड़ी बेचते हैं हमको, अरे भाभी जी आप पे बहुत बढ़िया लग रहा है, हम तो क्या भाभी जी लॉस पे बेच रहे हैं आपको। अगर सही बात पता चलेगा ना उनको, जब कि भाई 150% का मार्जिन करके बैठे ये लोग, मतलब 2000 का सामान ये लोग 5000 में बेच रहे हैं, 150% का मार्जिन, 250% का मार्जिन। अगर जब वो लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें तो चौकन्ना रहना चाहिए था कि नहीं? तो सर ये बात वो नहीं बताते, वो तो उल्टा हम लोग को ये बोलते हैं अरे भाभी जी इस बार तो घाटा में बेचना पड़ा, इतने में तुम्हारी खरीदारी कोई नहीं जितने में धन्य बेचूं। तो ये जो तरीके से वो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, अगर वो बात पता ही चल जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सामने आ जाएगा ना, तो भाभी जी लोग चप्पल लेके भागेगी उनके पीछे कि भाई तुम लोग बेटा हमको बेवकूफ बनाया, इतना सस्ता का सामान तुम लोग इतना महंगा में बेचा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ना थोड़े डिटेल्स ज्यादा रहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में छुपाया हुआ बात नहीं है, एकदम सारा बात का चिट्ठा खुला हुआ है। तो हम कैसे पता चलने दे अपने कस्टमर्स को? कस्टमर्स छोड़िए सर, हमारे कंपटीटर्स पैदा हो जाएंगे कल को। अगर उनको पता चल गया कि हम फलाना सामान फलाना आदमी से फलाने रेट पे रहते हैं, फलाना समझते हो? फलाना एक्स मतलब कोई एक्स रेट, मतलब कोई पर्टिकुलर रेट, पर्टिकुलर। तो फलाना हम लोग जैसे अपने घर में मेरे मम्मी लोग, पापा लोग, दादाजी दादी लोग अपने पति का नाम नहीं ले सकते, वो लोग समझ रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं फलाना नाम से बुलाते हैं, फलाना आदमी, फलाना फलाना मतलब कोई है मेरे ये वो, अभी सुनते ना ये जी ओ जी, तो ये जो ये जी ओ जी है ना, पहले चलता था फलाना नाम। तो ये जो फलाना वर्ड है मतलब क्या सर? वो मेरे वाले आदमी का मैं बात करो, नाम नहीं ले सकते मुंह से, तो फलान चंद बोलते थे वो लोग, फलान चंद। मेरी दादी जी जब थी तो वो यही बोलती थी कि फलान चंद के वैसे ऐसे करके लेके आना इनके लिए। मतलब फलान चंद काय बोल रहे हो? गोपी किशन बोलो ना सीधा। बोला नहीं नहीं नाम नहीं लेते पागल। ठीक है चलो सिखा देंगे, सिखा दिया। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना फलाना, वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये फलाना ये जिससे ये माल खरीदता है, अच्छा ये फलाना इस रेट पे माल खरीदता है। तो अगर वो सारी बातें पता ही चल जाएंगी तब तो कल को सब लोग वैसा ही माल बनाने लग जाएगा। अगर तुमको ही पता चल गया डोमिनोज का पिज्जा कैसे बनता है तो तुम क्या खरीदोगे कि घर पे बनाओगे? सर घर पे बनाएंगे ना, वैसा टेस्ट आता कहाँ है सर? पनीर का सब्जी डेली घर पे बनता है, बट वो जो ढाबा जाके जो पनीर का सब्जी खाने में मजा है वो क्यों नहीं आता घर पे? क्योंकि वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स या मिक्सिंग प्रोसेस या पर्टिकुलर बनाने का तरीका हिडन है। अगर वही शेफ तुम्हारे घर पे आ जाएगा तो बना ही देगा ना, बट अगर वो देख लिए तुम एक बार तो कल को तो तुम भी वैसा बना पाओगे। तो वाई इट इज एन इंटरनल रिकॉर्ड सर? क्योंकि अगर वो पता चल गया तो कल को सब वो टेस्ट का आइटम बना पाएगा। तो इंटरनल रिकॉर्ड्स के बारे में अगर जानना है, सच में अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में जानना है, तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में घुसना पड़ेगा। बट ये चीजें अकाउंट्स बातें नहीं करती, क्योंकि अकाउंट्स बोलता है भाई हम तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हमारा डेटा अगर सिर्फ सब लोग देख सकते हैं, सार्वजनिक पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर ये डेटा ओपन है तो हम ऐसे कैसे इतना डिटेल्स लिखे इसमें, बट एज अ कंपनी हमको तो जानना है सारा डिटेल्स। तो यहां से जन्म हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, जो बोला कुछ इंटरनल बातों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक नया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बनाया गया बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब एक साथ और बना वर्ड मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स जब कोई चीज बना रहे हैं इंटरनली तो इंटरनल रिकॉर्ड्स को तो मेंटेन करने के साथ साथ मैनेज करना भी जरूरी है। क्यों सर? मान लो हमको पता चल गया हम फलाना आदमी से फलाना आइटम इस रेट पे लेते हैं, क्या हम नहीं चाहते अगली बार वो फलाना आदमी के अलावा और कितने आदमी हैं जाने जो इसी रेट पे माल देते हो, इसी क्वालिटी का, या इससे सस्ता दाम में वो इसी क्वालिटी का माल देता हो, ताकि अगली बार से क्या कर सके बताइए सर, खर्चा कम करने का कोशिश, और क्या करने का कोशिश, रेवेन्यू ज्यादा करने का कोशिश। तो उस वजह से मैनेजमेंट वर्ड जुड़ा इसके साथ कि सिर्फ निकाल के नहीं रखना है, इसके साथ इसका क्या करना है, मैनेजमेंट। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ आप कभी भी वर्ड मैनेजमेंट नहीं सुनेंगे, इट इज जस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। क्यों पता है रिकॉर्ड्स क्यों बोलते हैं? दीज आर कोरा कागज, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, इसका आप कुछ नहीं कर सकते सर। क्यों सर? एनालिसिस करते हैं ना हम, एक वर्ड बोला अभी, एनालिसिस करते हैं ना हम मतलब कौन? वेरी गुड, यू ऑल, मतलब एज अ इंडिविजुअल पब्लिक उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एनालिसिस करके उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन लेते हैं। बट कंपनी को घंटा फर्क पड़ता है बात से, कंपनी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा देखती भी नहीं है, वो तो क्या देख रही है बताइए, इंटरनल रिकॉर्ड, ताकि क्या कर सके, कल से क्या करना है जानना है। और तुमको देख क्या रहा है सिर्फ कंपनी का, तो तुम उसी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी अपना अस्तित्व, ऐसे थोड़ी उसको मैं गिरा दूंगा, अविनाश सर है भाई तो उसका भी कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा है, बट वो हेल्प क्या आएगा वो भी मैंने बताया, बट हमारा हेल्प क्या आने वाला है वो भी बताया। तो हम इंटरनल मैनेजमेंट, इसलिए वर्ड क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है? कंपनी के अंदर की कंपनी के बाहर, इंटरनल लोग। तो इंटरनल लोग के मैनेजमेंट के लिए भाई कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए दो शब्द को जोड़ के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इवन कई इंस्टीट्यूट का नाम यही है, आपने सुना होगा सीएमए, आपके मित्रगण कर रहे होंगे, क्या है उनका रोल ही क्या है सर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना, दे विल बी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा बाहर में भी होता है, सीएमए ऑफ यूएस का भी सीएमए ही वर्ड है, सीमा ऑफ लंदन, चार्टर्ड वाले वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चार्टर्ड करना इंटरनेशनल वे में। सीपीए सुना होगा आपने, जो आपने बोलते हैं ना बाहर का सीए, तो वहां पे ज्यादातर कॉस्टिंग को लेके बातचीत ज्यादा होती है। अपने यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जो पढ़ रहे हो सीए, वहां आपको ये एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, बाकी जगह तो ये डिग्री भी है। बोलो रहे सबको इतना सा बात, बट ऑफ कोर्स सर अंत में जाके इच्छा तो यही करने का है। मतलब बोलते हैं कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बादशाह है सीए, बट जब नौकरी का बात आता है ना, सबके मन में एक ही रहता है, फाइनेंस में नौकरी मिल जाए, है ना, कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाए जहां पे हम उसके डिसीजंस ले सके। तो अगर वो सब करना है तो आज से तो वो सब इंटरनल रिकॉर्ड समझना भी जरूरी है। तो दीज ऑल आर अगेन वही बात कि अगर आप ये चीज पे इंटरेस्ट लाएंगे तो कल को आपको पैसा भी यही कमा के देगा। रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना और इंटरनल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने से, देखो आप सीए हो, हु आर यू ऑल, अल्टीमेटली यू नो यू आर ज्योतिष। मैं एक सीए को नाम देता हूं ज्योतिष, जो कि अगर मेरे को कभी बुक लिखने का मौका मिले या कोट लिखने का मौका मिले तो मैं जरूर डालूंगा ये कि वी आर ऑल्सो ज्योतिष। समझते हो, एस्ट्रोलॉजर्स हैं हम लोग, वी आर एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ कंपनीज। जैसे आज पंडित जी आते हैं घर, तो कल क्या हुआ वो बताते तो तुम खुश होते हो, कि कल क्या होने वाला है वो बता दे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर वो ये बता दे अरे तुम्हारा इतना बच्चा होगा, इस समय शादी होगा, ये होगा, तब तो मजा है ना, अरे यार ये इतना चीज जानता है। क्या देख के? हाथ देख के, माथे की लकीर पढ़ के, तुमको इतना एनालाइज, कुंडली देख के करते हैं कि नहीं? तुमको भी तो क्या करना है आगे जाके, कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट, क्या देख के? उसका कुंडली विच इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसके हाव भाव, कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स। हाथ सबके पास नहीं डेटा है, यूनिक डेटा है वो, एंड वी नो दिस। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज इंसानों में अलग है और वो है उनके फिंगरप्रिंट्स। जितने बिलियंस ऑफ पीपल इस दुनिया में, जितने, उनका सिर्फ एक चीज अनकॉमन हो सकता है और वो है फिंगरप्रिंट्स। रेस्ट ऑल थिंग्स कैन बी कॉमन, ओनली वन थिंग आर डिफरेंट, फिंगरप्रिंट। तो जो फिंगरप्रिंट के बेसिस पे या फिंगर्स के बेसिस पे, रेखा के बेसिस पे वो लोग हमारा जजमेंट करते हैं कि कल क्या हो सकता है,
हमें भी तो आगे जाके वही करना है। तो क्या तुम उसी को पैसा दोगे ना जो तुम्हारा फ्यूचर बता सके? तो वो भी किसी एक को पैसा देंगे जो उनका फ्यूचर बता सके। जो कल क्या हुआ उसी को कैसे रिकॉर्ड करना है बताना चाह रहा है, तो भाई उसके लिए तो मेरे सॉफ्टवेयर रेडी है, बट मेरा सॉफ्टवेयर बेटा कल क्या होगा नहीं बता पा रहा, वो तुम बता देगा तो मजा है। तो देखो आपको भी आगे जाके क्या करना है। तो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट में इसीलिए आता है बिकॉज दे ऑल टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, whereas accounting talks about recording the past data which has been already occurred. क्या बोलो डन है? टैक्सेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट विल हेल्प यू टू टीच कि कैसे टैक्स बचाए, एक अपने वो इवेजन नहीं, टैक्स प्लानिंग जिसको आप बोलो, सुने हो ना, 3 चीज होता है, इवेजन, प्लानिंग, है ना, अवॉइडिंग। तो प्लानिंग करना, इवेड नहीं करना। तो प्लानिंग कैसे किया जाता है ये सब आपको सीखना, ताकि आप सच में वो कंसल्टेंसी का पैसा उठा सको कंपनी से। वरना आईटीआर ही लगाना है तो आज के दिन में आप जानते हो 1000 रुपए में लगता है। तो आज अगर एक सीए आईटीआर के लिए बैठा है, आईटीआर समझते हो, इनकम टैक्स रिटर्न लगाना, तो अगर वही काम करना है तो मैं बता दूं वो बीकॉम भी करता है, 2 बार करना है। सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि एक बार हमको सिखाना है बस, ये डेटा इधर इधर डाल, आर्टिकल ही करते हैं वो काम, थोड़ी एक सीए करता है। तो जब वो एक आर्टिकल कर ही सकता है तो हम वो बात सीख के क्या करेंगे? हमें तो ये बताओ वो आईटीआर में टैक्स कैसे कम लाना है, क्या करे ऐसा कि टैक्स लायबिलिटी कम बने। तो ये सब सीखना है आपको। तो गाइस गेट इनटू रियल दुनिया, मतलब डोंट इवन स्टडी फ्रॉम द व्यू पॉइंट की गेटिंग मार्क्स। सर आगे जाके ये मार्क्स नहीं, ये हमारे लिए रुपया है। 100 नंबर में 80 नंबर नहीं लाना है सर, 100 करोड़ का काम करना है कि कम से कम उसमें से हम अपना हिस्सा तो कम 1% भी आ जाए सर, बहुत है। 1 करोड़ रुपया कमाए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है मतलब सर बहुत सही है, 1 करोड़ भी कमाए तो बहुत सही है सर। तो वैसा सोच रखो अपना, डोंट गेट इनटू सच थिंग्स कि सर 15 लाख का नौकरी लगना है, क्या ही बात है। अगर वो सोचोगे तो 15 लाख का नौकरी को वापस से 17 ही कर पाओगे, 17 को 20 ही कर पाओगे। 15 को 30 कैसे करना है वो सोचने में लगाओ, देखो तुम्हारा सोच बदल जाएगा पढ़ाई करने का। वी यूज्ड टू डू दैट इन आवर टाइम एंड आई एम टेलिंग यू, यू ऑल कैन, यू जस्ट नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या डन है सबको? तो इसलिए हम थीम में ज्यादा टाइम लगाते हैं, विच इज कॉस्ट क्या है और उसको मैनेज कैसे किया जाए। ये 2 चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली सीखना। तो अभी आपने कॉस्ट को लेके एक बात बोला विच इज खर्चा। अब ये खर्चे कितने प्रकार के होते हैं आपने अकाउंट्स में सुना, आपने मेरे को बताया, क्या क्या 2 नाम दिया अभी आपने, डायरेक्ट, और क्या नाम दिया, और भी नाम दिया, कैपिटल एंड रेवेन्यू। और बोलो अकाउंट्स में बहुत सुने हो, बोलूं मैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सुने हो कि नहीं? अकाउंट सर के मुंह से सुने होंगे फाउंडेशन में, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। और बोलूं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सुने हो? सुन, अरे हाँ सर अब सुना सुना लग रहा है सब, मतलब हाँ अब पता चल रहा है। हाँ, कॉस्ट को कितने टाइप से बोलते थे, क्या बोले बताइए? पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बोलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बताइए हाँ एक्सपेंसेस वाइज क्या, वेरिएबल और फिक्स्ड, और बोलिए ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। सुने हैं कि नहीं? नॉर्मल अब नॉर्मल है ना, नॉर्मल कॉस्ट, एब नॉर्मल कॉस्ट, सुने हो कि नहीं ये सब भी? हाँ सर बहुत सुने हैं सर, ऐसे तो कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल है कि नहीं। और आपने जैसे बोला ऑपरेटिंग करके, तो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो में सुने हम कि 3 तरीके का खर्चा और होता है। तो सर ऐसे तो खर्चे का तो लिमिट ही नहीं है, टाइप्स। हाँ कॉस्ट कई टाइप्स के है, कई टाइप्स के हिसाब से, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कैन बी ऑन द वेरियस बेसिस एंड ऑन दैट वेरियस बेसिस द कॉस्ट आर ऑफ वेरियस टाइप्स। हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स है सर? सब, और हम सब के सब सीखेंगे कि इस हिसाब से क्या बोलते हैं, इस हिसाब से क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। डन है सबको? एंड फाइनली द पॉइंट इज ड्यू टू दिस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट इट इज एन डैश रिकॉर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ डैश रिकॉर्ड, external record. We required a internal record named as cost accounting system, और उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही थे। क्या डन है? पक्का? ये 3 पॉइंट पहले लिखते हैं बेसिक्स में। चलिए नंबर 1 लिख चुके थे अपने, क्या, व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। हम कोई ज्यादा टेक्निकल आंसर नहीं लिखाने वाला है, सीधा से एक वर्ड लिखेंगे, खर्चा। सर ऐसे थोड़ी एग्जाम में लिख के आएंगे, बुड़वक लिख के किसको आना है? कौन सा थ्योरी पूछेगा तुमसे, एक्सप्लेन व्हाट इज कॉस्ट, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ी जाके पूछेगा व्हाट इज कॉस्ट। हमको तो सिर्फ समझना है कॉस्ट का क्या मीनिंग हुआ, लिखिए क्या, खर्चा, खर्चा, यही स्पेलिंग होता है ना। मेरा थोड़ा वो इंग्लिश खराब है, आई एम नॉट इनटू दैट मच मैसेजिंग एंड ऑल,
क्योंकि कल परसों में एक मैसेज आया, कौन सा था, तो क्या वर्ड लिखता है, IDK क्या बोलता है, हाँ IDK, मतलब ये क्या हुआ, आई डोंट नो, IDK, मतलब इतना शॉर्ट फॉर्म आ गया, KKRH, क्या कर रहा है, हम लोग, बाप रे, इतना टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं लिखने का, हम रहने दो भाई, हम कुछ नहीं कर रहा है, हम नहीं, मतलब हम तो सोच में पड़ गया, गाली दे रहा है बेटा स्टूडेंट मेरे को, क्या कर रहा है पूछ रहे दोस्त लोग, जब ये लिखता है क्या करने लगा, गाली दे रहे तुम KKRH, तो नहीं हम KKRH, क्या कर रहा है पूछ रहा है, अच्छा ठीक है। तो इस शॉर्ट फॉर्म, मेरा थोड़ा इंग्लिश खराब है, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग दैट मच, बट ठीक है। खर्चा क्या क्लियर है सबको? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट मैनेजमेंट सर, कि सर अब इन खर्चों को क्या करना सर, रिकॉर्ड एंड एनालाइज, record and analyze on the basis of various types of cost. ठीक है। नंबर 2, limitations of financial accounting, hence birth of cost accounting. Limitations of financial accounting and hence birth of cost accounting. तैयार? क्या लिमिटेशन है सर, इसी पॉइंट को लेके आते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग cost details are not explained or given properly. अगर ठंडा लग रहा है तो सुरसुर मत करो, पंखा को एसी बंद कर दो, है ना, ठंडा लग रहा है तो एसी बंद कर सकते हैं, अब वो कर सकता है वहां से बंद कर दे, अगर ठंडा लग रहा है तो कर। डन भाई, नाम बताना, निकुंज थोड़ा इधर और इसको भी बंद कर दे, 2-3 नंबर पे कर दे, ये नहीं बगल वाला, बस बैठ जाए, थैंक यू। चलो, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट डिटेल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड और गिवन प्रॉपरली, देयरफॉर टू एनालाइज द क्वांटिटी या इनपुट यूज्ड, कॉमा, रेट एट विच वी हैव परचेज्ड, कॉमा, द नेम ऑफ वेंडर्स, wage workers, origin and pay scale, comma, types of machines and special equipments used, etc. Types of special machines and special equipments used, etc. क्या वो कुछ स्पेलिंग में पूछ सकता है? वर्कर्स ओरिजिन, कहाँ से हम वो वेज वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं, होता है ना कहीं से हम लाए हैं सर, वो स्पेशल कारीगर है, बोलता है ना स्पेशल कारीगर है, सिर्फ मेरे पास है। जैसे जनरली ये जो डायमंड वाले लोग होते हैं ना, सूरत में भी बैठे हैं सारे डायमंड वाले लोग, इतना बड़ा डायमंड हाउस खुला है अभी सूरत में, तुम देखोगे वो सबसे लार्जेस्ट वो बना है, क्या बोलो तो आपका वर्क प्लेस, एक तो सूरत का डायमंड प्लाजा, जहाँ पे इतने 1000 डायमंड के शॉप्स खुले। अब वो जो 1000 डायमंड के शॉप्स है, वो जब डायमंड्स को शेप देना कारीगरी में, इसको बुलाते हैं लोग, पता है, बंगालीज,
बिकॉज दे नो आर्ट में और वो जो शेप्स देने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है बताए? बंगालीज। आधा से ज्यादा लोग का वर्क हाउस, ये जो वर्कशॉप जिसको बोलते हैं ना आप, वो भले ही वहां हो बट उनका जहाँ फैक्ट्री जहाँ ये काम हो रहा है वो कहाँ है पता है? कैलकाटा में। कि जो उनके वो कारीगर है जो शेप देते हैं, जो प्रॉपर डिजाइन सोचते हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के हिसाब से। वही बोलते हैं ना, मेरे पास एक ऐसा कारीगर, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो उससे बढ़िया चीज नहीं बना सकता। तो वो ओरिजिन कहाँ से मिला आपको भाई वो आदमी? तो ये सब चीजें हमें बाहर नहीं पता, सिर्फ इंटरनली पता कि हम इस रिसोर्स से यहाँ से ला रहे लोग को। क्या डन हो रहा है सबको बात? आइए एक्सेट्रा। हाँ, पे स्केल कॉमा टाइप्स ऑफ मशीन, MC, नथिंग एल्स MC। हाँ, मशीन M/C। वो थोड़ा सा आदत लगा लो। हाँ, टाइम लगेगा मेरे साथ आदत। कितने लोग फाउंडेशन पढ़ चुके हैं मेरे से? हाथ ऊपर। फाउंडेशन ओके, ओनली इतने ही फाउंडेशन पढ़े हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। दे कैन एडजस्ट, आई नो। तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेवर माइंड। मैं इस हैंडराइटिंग से CA बन गया तो तुम भी बन जाओगे, ये समझ लेना। क्या डन है? पक्का एवरीबॉडी? स्पेशल इक्विपमेंट यूज्ड एक्सेट्रा लिखना इसके नीचे। वी नीड टू डेवलप a new system of, we need to develop a new system of accounting named बताइए क्या फुल फॉर्म? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA, जो आपका सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। आप कई जगह देखोगे CMA, कॉस्ट एंड मैनेज। आपके लिए एक सब्जेक्ट है, लोगों के लिए डिग्री भी है, आपके मित्र के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या डन है सबको इतना सवाल? पक्का एवरीबॉडी? लिखना। फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज अ डैश रिकॉर्ड, इज एन डैश रिकॉर्ड, एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स is an dash record। बताइए दो वर्ड, एक्सटर्नल और ये क्या है? इंटरनल। तो क्या ये इंटरनल रिकॉर्ड आप सबको दे दे के दिखाएंगे क्या? ये देख हम कहां से ये किए, ये कहां से किए? नहीं बताएंगे। ये सिर्फ हम अपने तक रखेंगे। अपने तक से मतलब क्या सर? सिर्फ आपको पता रहेगा। अरे मेरे को मतलब मेरे टीम को, मैनेजमेंट को, उसके बाहर ये बात नहीं जाएगी। ये सब सीक्रेट बातें हैं जो सिर्फ हमारे इर्द गिर्द लोगों को पता है, हमारे कंपनी में जितने लोग हैं पता है, हमारे टीम को पता है, बाकी को नहीं पता होना चाहिए। और वो भी स्पेसिफिक टू ऑल, कि ये बात अगर इनके काम का है तो इस टीम को ये बात पता। बोलो डन है सबको इतना सा बात? पक्का एवरीबॉडी? अब जैसे एज एन इंडिविजुअल मैं आपसे पूछूं, मान लो आपको एलन सोली, ये तो टोटल है, ठीक है कोई बात नहीं। एलन सोली सुने हो कंपनी का नाम? किनकी कंपनी है? शर्ट्स टी शर्ट्स। अच्छा, कंपनी किनकी है? वेरी गुड, इंडियन कंपनी है। नाम फड़का वाला डाला है, एलन सोली। एलन सोली इज एन इंडियन कंपनी, मतलब वो प्रोडक्ट विच इज आदित्य बिरला। आदित्य बिरला के जो रिटेल चेन है उसमें वो लुई फिलिप, सुने लुई फिलिप? हाँ सर, खरीदते हैं ना वो एलन सोली। दीज ऑल आर इंडियन प्रोडक्ट्स। नाम ऐसा दिया है कि लग रहे फॉरेन का माल बेच रहे, तो वही तो फड़का है। 2200-2300 में शर्ट मिल रहा है। पीटर इंग्लैंड बाहर का नाम दिया, बट ये वापस से कहाँ का? इंडिया का नाम पीटर इंग्लैंड है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड्स है ना, दीज ऑल आर इंडियन ब्रांड्स, एंड द एलन सोली इज वन ऑफ द वेरी बूमिंग ब्रांड ऑफ रिटेल चेन ऑफ गारमेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर बॉयज मेन वेयर्स। शर्ट्स इनके जितना लोग अभी पहन रहे हैं वो कोई नहीं पहनते, बहुत लोग खरीदते हैं। और ये शर्ट्स बनाया जाता है किनके थ्रू सर? आदित्य बिरला चेन रिटेल एंड कंपनी। तो आदित्य बिरला की जो रिटेल ग्रुप है उनका ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें वो क्या बना रहे हैं? एलन सोली। देख रहे हो मैं कितने डिटेल में गया? आदित्य बिरला भी नहीं, आदित्य बिरला के रिटेल के अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी ब्रांड, क्या? एलन सोली के एक पर्टिकुलर ब्रांड, अगेन प्रोडक्ट,
शर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी बहुत होते हैं, जैसे इन्होंने बोला ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, बट मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ? देखो मैं कितना कोर तक गया, देख रहे हो? बट आप अकाउंट्स में जब जाते हो, आप सीधा क्या लिखते हो पता है? इन दी बुक्स ऑफ आदित्य बिरला एंड कंपनी। अब भाड़ में जाए उसके अंदर वो सेल्स किसका है, बस सेल्स है। भाड़ में जाए खर्चा किसके लिए कितना लग रहा है, बट वो कॉस्ट है कि नहीं बताइए? बट हमें ये डीप डाउन डेटा बाहर दिखाना भी नहीं है, तो किधर के लिए मेंटेन करना जरूरी है? खुद के लिए सर। मान लो तुम एज एन इंडिविजुअल आदित्य बिरला जी को फोन किए और बोले बिरला जी मेरे पास एक स्कीम है। बोला क्या स्कीम है? बोला मैं आपका प्रॉफिट बढ़वा सकता हूं। कोई इंटरेस्टेड? बोला हाँ चलिए बताइए क्या बात है। बोला एक काम कीजिए, सेल्स बढ़ा दीजिए, खर्चा कम कर दीजिए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पकड़ के मारेगा कि नहीं तुमको? फोन से ही ऐसे होता ना, अंदर घुसेगा वो जो जितना भी छेदा है फोन में, पता नहीं उससे निकाल के वापस तुम्हारा आत्मा को यहीं पे पीटेगा कि यही बताना था। तो हमको भी पता है कि सेल्स बढ़ाना है और खर्चा कम करना है, हम ही कर लेंगे। तुम क्या एडवाइस किया बे? ये बताने के लिए थोड़ी तुमको फोन करवाए। बताओ कुछ सही बात बता सकते हो तो तुम बोला मीटिंग करना होगा आपको। बोला मीटिंग करना होगा। बोला हाँ इस बार सच में अच्छा स्कीम है। बोले ठीक है तो मीटिंग कर लेंगे, आओ। तुम गए, बोले देख लेना अच्छा स्कीम बताएंगे। तो उस तुम्हारे लिए चाय नाश्ता पानी चेयर सामने रखा और तुम ऐसे दीनानाथ चौहान की तरह, अपना दीनानाथ चौहान की तरह बैठ गए सामने, बोलो और रहे हो क्या सर बताइए क्या बात है। जब तुम उसको बताने लगे तो उससे तुमको कई डिटेल्स लगेगा और तुमने उनको बोला कि सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैंने देख लिया, उसमें क्या दिखा मैं बताता हूं सर। उसमें मेरे को ये दिखा है, ये क्या है? ऐसा कुछ देखा हुआ है बचपन में? ट्रेडिंग अकाउंट। और एक क्या बोलते थे आप? पीएल। पहले टी फॉर्मेट में ही था, आज के डेट में आपका फड़का आ गया वर्टिकल। और हम लोग तो यही सीखे हुए हैं, शेड्यूल 3 जो भी बोलता है। और बता दूं मैं आपको, पुराना अपना आदत यही है 11-12 वाला, तो पहले मैं आपको उसी गुण से सिखा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो सिर्फ कंपनीज बनाती हैं वो, ऐसे देखा जाए इंडिविजुअल्स तो आज भी मतलब जिनको कंपलसरी नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो क्यों बनाएंगे शेड्यूल 3? तो अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने बताया, ट्रेडिंग और क्या पीएन, बताओ तो यहाँ क्या लिखते हो? बाई से लिखते हो क्या? बाई से चालू होता है क्या? सॉरी हमको नहीं पता, झूठ बोल रहे हैं। बाई क्या बताइए? सेल्स। और यहाँ क्या आता है बताइए? टू स्टॉक्स। अच्छा ठीक है। और ओके ग्रेट। ये तेरी। और अरे बाप रे, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, फ्रेट, है ना, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ क्या लिखते हो? ओके ग्रेट। फिर ओ माय गॉड, जीपी मतलब क्या? गिरीश पार्क, तो ग्रॉस प्रॉफिट पक्का एवरीबडी। फिर ये 2 को यहाँ बाई भी लिखते थे क्या? ट्रांसफर करके। ओ माय गॉड, तुमने सब आता है तुम लोगों को। बताइए फिर इधर सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं लिख रहा हूं कुछ, देखना अच्छा लिखा दो। टू मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है कि नहीं? टू सेलिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं? टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब तुम लोग आवाज सुनते हैं। टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सर काफी होता है इंटरेस्ट, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, है कि नहीं? ऐसा कुछ लिखते हो कि नहीं? वही। और यहां आता है तुम्हारा बाई में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे रेंटल इनकम, है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या लिखते थे यहां बताओ? टू जो कि ये किसका रिकॉर्ड है? वापस से ऊपर हेडिंग में क्या लिखते थे बताए? इन दी बुक्स ऑफ आदित्य बिरला, नॉट एलन सोली। क्या लिखते थे बताए? आदित्य बिरला एंड कंपनी, है कि नहीं? इस रिकॉर्ड से वो आदमी पहुंचा आदित्य बिरला जी के पास, बोल रहा है सर हम सब चीज नहीं बता पा रहे हैं आपको। बोला क्यों? मेरे को इसमें यही नहीं समझ में आ रहा है धंधे का प्रॉफिट कितना। मतलब धंधे का प्रॉफिट, एक सेकेंड, धंधा मतलब क्या? ऑपरेशन। क्या बुलाते बताइए? क्यों सर ऑपरेशंस का प्रॉफिट जीपी नहीं होता क्या?
क्यों? जीपी में क्या कमी है जो ये ऑपरेटिंग नहीं है? इसके अलावा भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नीचे, देखिए क्या क्या अगर दिख रहा हो तो मेरे कुछ एग्जांपल से। वेरी गुड, दीज 3 दिखा क्या आपको? ये 3 खर्चा भी तो क्या है? इसीलिए बचपन में आप इस बात को एक नाम देते थे, पता है क्या? वेरी गुड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स, विच वॉज नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉट ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट, और भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या क्या पता है आपको? ये 3। तो सर ये 3 एडजस्ट करने के बाद भी तो कोई प्रॉफिट का नाम आ सकता था, बट अकाउंट्स वो नहीं बताता है। अकाउंट जीपी के बाद सीधा एनपी बताता है, एंड जीपी एज पर देम वाज क्या? बताइए, सेल्स और किसका डिफरेंस बता सकते हो आप? सेल्स और COGS का डिफरेंस। और उसके बाद वापस उससे जो जीपी आया उससे अगर हम बाकी खर्चा माइनस करते तो सीधा एनपी आता था। हमें कहीं बीच का बात चाहिए जहां पे हम किसका प्रॉफिट निकाल सके? धंधे का प्रॉफिट। क्योंकि धंधा रिलेटेड जितना खर्चा है वो अलग करो, और धंधे के अलावा जितना खर्चा है वो अलग करो। विच मीन्स जो आपने थोड़ा देर पहले टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे मेरे को बताया, ऑपरेटिंग और एक क्या आ गया बताइए यार? ये पहला बात उठा अपना, एक क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग और। तो पहले तो मैं आदित्य बिरला जी से ये बात करना चाहता हूं कि भाई पहले तो इसको थोड़ा सेग्रीगेट करो। तो उन्होंने मेरे को ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या किया बताया, जैसे मैंने अलग किया, उन्होंने इसको थोड़ा नीचे लेके आए। वो बोले ठीक है चलो ये इधर ले आते, और तुमको अब बताते हुआ क्या। इसके बाद भी अगर हम एक प्रॉफिट निकाले ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं बताइए उसको? तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए? ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट अगर अब हम यहाँ ट्रांसफर करें बाई क्या बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसके बाद क्या एडजस्ट कर दे बताइए ना? वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तब क्या आ जाएगा बताइए? हमारा नेट। बट फाइनेंस ये सब बात नहीं करता, ये बीच वाला बात फाइनेंस। इसीलिए देखा करो आप एक अकाउंट्स में भी एक और स्टेटमेंट बनाते हो जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जहां आप लिखते हो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सुने हो बचपन में? बट वहां कैश फ्लोज था, वहां भी कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं था एज पर ऑपरेटिंग ऑपरेटिव्स, क्योंकि वो तो सिर्फ कैश आइटम ले रहा है, जबकि हम तो क्या ले रहे हैं? एक्रूड वक्रूड सब, नॉन कैश आइटम सब। तो ये डेटा हमें कहीं से पता नहीं चल रहा था। तो COGS तो निकल रहा था बट ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकल रहा था। तो बताइए COGS में क्या जोड़ने से हमें असली ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा? सोच के देखिए कौन सा। ये तो खुद भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये क्या हो गए बताइए? ये 3। बोलिए नीचे के जो PL आइटम्स में अपने लिखते हैं क्या है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बट बोलना चाहिए? क्योंकि ये खुद भी तो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या हो गया बताइए? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो COS को भी एक नया नाम देना चाहिए। ज्यादातर देखिए खर्चे किसके लिए लग रहे हैं? नीचे वाले ये जो बॉक्स बना है, ये 3 खर्चे जनरली किसके लिए लग रहे हैं? सोच के देखो। वेरी गुड, मतलब सेल्स रिलेटेड। क्या लग रहे हैं बताइए? और ऊपर क्या था पता है? प्रोडक्शन रिलेटेड। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड PL इज अबाउट सेल्स एंड अदर। तो सेल्स रिलेटेड खर्चा अगर जुड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो एक नया नाम देना चाहिए इस खर्चे को, और इसको एक नया नाम मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम मिला बताइए? यानी अल्टीमेटली माल बेचने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ, जिसको अगर अब किससे कंपेयर करें बताइए ना? सेल्स से, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आज तक हमको फाइनेंस बुक्स नहीं सिखा रहा था। तो हमें यह पहले पता करना पड़ा आदित्य बिरला जी से, जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट। और आपने ये टर्म सुना है वैसे? चैप्टर बताऊंगा अकाउंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ट्रेडर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, वहां आपने सुना होगा COGS, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वो यही वाला बात है। करेंगे अपने इतना, तो पहला चैप्टर कॉस्ट शीट आएगा, तब वापस से सुनेंगे। और एक बार के लिए इनसाइट ले रहे हैं कि क्या नया बात क्या है जो सर फाइनेंस में बता ही रहे थे, तो आप क्या बता रहे हो एक्स्ट्रा। तो हम पहला बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग धंधा का बात। तो पक्का कॉस्ट में हम ये नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल आइटम्स को उतना इज्जत, तो इस इज्जत को किसी को तो देना होगा, और मेरे को ही वापस देना होगा। कहां पे? कहां पे? कहां पे? कहां पे? एक और सब्जेक्ट
FMSM, जहां पे हम इसी के बाद एक रिले रेस है जहां हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पकड़ के वापस से उससे क्या करेंगे, अब फाइनेंशियल आइटम्स के बारे में बात करेंगे, पूरा है फिर वो फाइनेंस के ऊपर चलेगा। तो एकदम रिले रेस है। कॉस्ट ऑपरेशंस के बारे में बात करेगा, फाइनेंस के बारे में यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बात करेगा, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेगा। एकदम रिले रेस। और हमारे टाइम में तो एक ही सब्जेक्ट था, तुम लोग 2 पढ़ रहे हो, हम लोग का तो कॉस्ट एंड एफएम था, 50 नंबर कॉस्ट 50 नंबर एफएम सीए इंटर में। तो ये जो पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट है, दीज ऑल आर टोटली रिले रेस। यहां ये बात खत्म करता है, वो बात चालू करेगा, जहां इसका बात खत्म होगा वो बात चालू करेगा। बोलिए डन है कोई ऐसा बात? पक्का एवरीबॉडी? तो नंबर 1 चीज जो समझ में आया कि सर आप बहुत डीप डाउन जाके जो बात कर रहे थे आदित्य बिरला जी से, पहले आपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सटेंड की, एक नया प्रॉफिट बीच में निकाला। क्या बताइए? तो कोई मेरे को बताएगा जीपी क्या होता है? वापस जीपी क्या होता है? मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड, पता है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ, एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड ऑल कॉस्ट, सेल्स एंड, अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है सर, सारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अब नॉर्मल सब डाल दो। हाँ, एप्रो आइटम्स भी बचे हैं सर, जिसको आप बोलते हो टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, प्रपोज्ड डिविडेंड, है कि नहीं? सुने हो? रिडेम्पशन के समय जो एक्स्ट्रा प्रोसीड्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिबेंचर, सब का, तो वो कहाँ आएगा सर? फाइनेंस पकड़ेगा वो बात, जिसको अपने पीएल एप्रो में जाके फाइनली जो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल लिखते थे, तो वो रिले रेस कौन खेलेगा सर? उसके बाद एफएम। अब यहां तक बात कीजिए, क्या बोलो? डन है सबको? इतना सा बात, लिंकेज क्लियर हो रहा है? अब जब आप इससे ये मांगे तो वो दे दिया, ये डिटेल तो चलो सर ऐसे ही निकल जाएगा, क्या बड़ा बात है। बट इसके बाद उन्होंने गजब डिटेल मांग लिया। बोले आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? बोला मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। बोला क्या क्या? बोला मेरे पास एलन सोली में शर्ट है, मेरे पास एलन सोली में टी शर्ट्स है, और मेरे पास ट्राउजर्स है। सुने हैं आप ये सब चीज? हाँ सर ठीक है। मेन वेयर है, सॉरी गर्ल्स, बट क्या कर सकते हैं, मेन वेयर कंपनी है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं एक बार। और एक टोटल कॉलम है। क्या ये फाइनेंस में रहता है? फाइनेंस में क्या इसका डेटा रहता है कि टोटल खर्चा किसका रहता है, और इसके बाद भी और कंपनीज का भी डेटा। बट मान लो एक एलन सोली के ब्रांड के अंदर मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड नहीं, उनके अंदर के तीनों प्रोडक्ट का भी डेटा मांगना चाहता हूं, क्या वो आदमी मेरे को देगा? हिसाब से तो देना नहीं चाहिए, बट फिर मैं उसका ही पैसा ले रहा हूं कि मैं तुमको क्या सिखाने वाला हूं, कैसे अब इस चीज को मैनेज करे। तो भाई कंसल्टेंसी फीस है तो थोड़ा बताना होगा, एंड ऑब्वियसली सर भरोसा रखना होगा कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगा। तो जब हम कोई कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हो, तुम अपना बीमारी बता, तुम चाहते हो कि अब तुम्हारे आसपास वाले लोग को पता चले, तुम क्या बोलते हो, ये वाला बात बताना मत, मेरा चाचा भी तुमको दिखाने आता है, मत बताना उसको कि हम इतना सिगरेट पीता है जिसकी वजह से ना मेरे को अभी अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ है, तुम अपने तक रखना। डॉक्टर को बोलते हैं कि नहीं? तो वो क्या सब चीज जानता है, उसको वो क्या बोलता है, सब बात बताओ, अल्लाह सब बात बताओ। तो इसको तो कल से लेके आज तक का सारा बात बताना होगा, बट फिर उससे एक श्योरिटी भी लेते हैं भाई कि तुम भाई फेर रखना, मेरा बात किसी को बताना मत। अपने भी तो कंसल्टेंट है, अपने को भी क्या करना है सर, बात जानना है, अपने तक रखना है दबा के, है कि नहीं सर? हम लोग लड़की लोग हैं सर, हम लोग पेट में कैसे बात रखे, हम लोग को तो श्राप मिला हुआ है सर। अरे ठीक है, ये वाला बात तुम लोग चाहेगा नहीं बताना है, क्योंकि ये कोई गॉसिप नहीं है ना। अरे शिखा का बात थोड़ी है जो बता दोगे तो वो गॉसिप होगा तो तुम्हारे पेट में नहीं पचेगा। श्राप मिला हुआ है, तुम्हारा गलती नहीं है, तुम लोग को श्राप मिला हुआ है। तो पता ना कौन दिया था? तुमको नहीं पता? वाई गर्ल्स के लिए बोला जाता है दे कांट कीप एनी टॉपिक इन देयर पेट, बोलते ना पेट में दबा नहीं सकते लोग बात। बोलो बोलो बोलो, एनीबडी बोलो, क्या किसको मिला था, किसने दिया था? नाम नहीं पता। गंधारी को? अच्छा ना, गांधारी को नहीं मिला था, उसकी जेठानी को मिला था, कुंती। कौन थी कुंती? पांडव के मां, पांडव का सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर को पता चला ना कि कर्ण उन्हीं का भाई था जिसको उसकी मां ने बहा दिया था नदी में, तो उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो उस दिन मर गया था कि पहले क्यों नहीं बताया। तो बोला नहीं बताया नहीं बताया। बोला अब
बाप से आपको श्राप है, और आपको क्या, पूरे कुल में जितने भी महिलाएं हैं आगे से सबको श्राप है कि आप कभी भी कोई सीक्रेट छुपा नहीं सकते। और उस दिन से वो ये चीज ट्रेंड में आ गया। तो ये इनका गलती नहीं है रे, ये तो श्राप है युधिष्ठिर जैसे महान आत्मा का, धर्मराज का, जिसके कारण ये चीज आगे चलते आ रहा है। बट यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक कंसल्टेंसी का काम करने जा रहे हैं सर, तो हम इतना भरोसा रखते हैं कि हाँ आप दूसरे को ये बात नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने आपके आगे चिट्ठा बिट्ठा रखा एक पर्टिकुलर पीरियड का, से फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ। कितने का बताइए? 1 मंथ। मेरे साथ साथ आप ये टेबल बनाएंगे, ठीक है एवरीबॉडी। तो ये डेटा जो मैंने इससे पहले बोला वो ना बना के आप सीधा ये बनाएंगे, ठीक है। एलन सोली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताइए? डेटा कितने पीरियड का ये? 1 मंथ, जिसके अंदर प्रोडक्ट वाइज मैंने क्या क्या सेग्रीगेट किया है, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स और एक टोटल कॉलम। तैयार एवरीबॉडी? बना लिया यहां तक? सर इसके ऊपर वाला बात वो लिखवाऊंगा, बट वो अभी नहीं, वो लिखवा दूंगा सीधा, वो काफी आसान था, तुम लोग अकाउंट्स ऑलरेडी जानता, ये नहीं जानता। बना लिया एवरीबॉडी? एलन सोली 1 मंथ का डेटा, आप गए बिरला जी के पास उनसे मांगने, और वो आपके आगे कुछ ये प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए सर? आइए लिखते। मान लो मटेरियल। सर ये मटेरियल क्या होता है? भाड़ में जाए अभी नाम, तुमको भाड़ में जाए। दीज आर पर्टिकुलर सम कॉस्ट। तुमको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, समझ लेना मेरा बात, नाम से एक बार मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों सर? हमें सिखाइएगा तो आएगा, तीसरा चौथा क्लास में इसका भी मतलब आएगा, बट एक बार के लिए नाम साइड में, व्हाट्स इन द नेम, ठीक है ना। तुमको सिर्फ जानना है उसके खूबी के बारे में। आइए खूबी बताते हैं। मान लो शर्ट में मटेरियल लग रहा है, या टोटल पहले बता देता हूं, 230 लाख। कितना बोले बताइए? 230 लाख एक महीने का डेटा है, और कोई बड़ा बात नहीं है ये सब। आने वाले टाइम पे आपको अब ये सब कॉमन हो जाना चाहिए कि हाँ सर क्या ही बड़ा बात है, लाखों करोड़ों का बात है। मतलब 2 करोड़ 30 लाख का मटेरियल का खर्चा लगा एक महीने का इन सब चीज में, जिसमें मान लो शर्ट का है 100 लाख, ट्राउजर्स का है 80 लाख। तो एक बार टी शर्ट का बैलेंसिंग फिगर फटाफट बताओगे? इसलिए टोटल पहले लिखा क्योंकि हम दिमाग में भी सम्स बना रहे हैं, क्या होगा पता नहीं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो और खर्चे लगे लेबर के, जो उस पे काम कर रहे हैं शर्ट वर्ट बनाने में। मान लो वो खर्चा लगा टोटल 180, जिसमें से इधर लग गया 70, इधर लग गया 25। तो ट्राउजर्स का बता दीजिए। 85। डन। नेक्स्ट, से फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में कुछ ओवरहेड्स लग गए। ओवरहेड्स, OH मतलब ओवरहेड, ऊपरा ऊपरी खर्चे जिसको अपने बोलेंगे, फैक्ट्री के अंदर और खर्चे लगे, जो कि मान लो थे टोटल 150 लाख, जिसमें इधर लगा आपका 50, इधर लगा आपका 20 और इधर लगा आपका 80। डन। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लगे, ADM मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि लग गए 100 लाख, जिसपे यहाँ लग गया 60, यहाँ लग गया 10, तो यहाँ लग गया 30। डन। लास्ट, कुछ सेलिंग रिलेटेड और खर्चे लगे, जो कि मान लो टोटल लगा आपका 130 लाख, जिसमें यहाँ लग गया आपका 80, यहाँ लग गया आपका 30। तो बताइए यहाँ बीच में कितना? 20। डन है एवरीबॉडी? चलिए टोटल मारिए एक बार प्लीज। ये क्या है सर? दीज ऑल आर कॉल्ड टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमको उन्होंने धंधा का खर्चा बता दिया, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको आगे जाके आप नाम सुनने वाले हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आगे जाके आप नाम सुनने वाले हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कीजिए फटाफट एवरीबॉडी। तैयार हो तो बताना। बताइए पहला वाला कितना है? शर्ट वाला 360। नेक्स्ट 125। नेक्स्ट 305 लैक्स। लास्ट 790। आया क्या सबका? ये चेक करेंगे, कैलकुलेटर चलाना सीख लीजिए प्लीज, डोंट कॉपी।
मैंने बोला था फ्रेश माइंड लाना है, कैलकुलेटर लाना है, कॉपी लाना है और एक पेन। फ्रेश माइंड का तो गारंटी मेरे पास था क्योंकि अभी तक वो बहुत ज़्यादा अनयूज्ड है आपका, बट बाकी चीज़ का गारंटी आपको लेके आना ना। बोलिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके है यहाँ तक? अब मैं नीचे एक जगह छोड़ के सेल्स लिख रहा हूँ, मतलब बिक्री बता रहा हूँ। बिक्री हम लोग बोलते हैं बिक्री। कितने का बिक्री हुआ सर? मान लो 1000 लाख, मतलब 10 करोड़। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट बताओ। 210 लाख। डन एवरीबॉडी? अब इसका सेग्रीगेशन बताता हूं। मान लो ये था 500 लाख, ये था आपका 350 लाख, ठीक है? या इसको आप एक काम करो, सुनो, 450 करो, 450 और इसको करो 400। अब बताओ बीच वाला कितना? 90 लाख आ रहा है क्या? चेक करना कितना आ रहा है बीच वाला। 150 हो जा रहा है क्या? तो 150 अगर हो रहा है, डेटा को थोड़ा ठीक करता हूँ मैं, 90 यहाँ पे 95 हो रहा है, ठीक है। एक काम कर सकते हो आप, थोड़ा सा चेंज, और इसको 900 कर दो बस, और तब ये 110 हो जाएगा। हा? अब बताओ कितना? बीच वाला कितना? 50 आएगा? चलो थैंक यू। अब लिखो बीच में प्रॉफिट स्लैश लॉस। अगर प्रॉफिट है तो नॉर्मल, लॉस है तो ब्रैकेट में। मैंने एक चेंज किया, 1000 की जगह 900 कर दिया, हेंस टोटल प्रॉफिट भी 210 की जगह 110 हो। बताइए पहले वाले से कितने का प्रॉफिट? 90 लाख। अगले वाले से ओ माय गॉड 75 लाख का लॉस। नेक्स्ट 45 लाख का प्रॉफिट। देखिए आया क्या सबका ये डेट? कैसी? 95 का, सॉरी कौन सा 155 है? टोटल नहीं किया आपने ठीक से, देखो बच्चा लोग, आप लोग कॉपी कर रहे हो। मैंने क्या बोला? टोटल। ऑनलाइन लाइव आपको सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था इतना देर से? जा कब से ब्लैंक आ रहा है बता सकते हैं? आप लोग पढ़िए प्लीज। ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए। पढ़ लिए? चलिए अब आपसे पूछते, ये डेटा आपको क्या मदद किया? करेक्ट। एक एक प्रोडक्ट वाइज इंडिविजुअल कॉस्ट का डेटा, इंडिविजुअल सेल्स का डेटा, एंड हेंस इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस का डेटा। ये तीन जान के क्या कर सकते हैं बताओ। चलो अब मैं एज अ ज्योतिष आपको बुलाया था, जल्दी से बताइए इमेच्योर ज्योतिष कि आप आदित्य बिरला जी को क्या क्या बता सकते हो। एक एक पॉइंट एक एक जन बोलेंगे, जो भी पहला पॉइंट बोलना चाहते हैं हाथ ऊपर करेंगे। सर एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं। ओके, इतना देर से मैडम्स बहुत बोल रही है, एक सर को भी बोलने दीजिए। टी शर्ट का मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। सिर्फ मटेरियल ही क्यों दोस्त? मतलब वाई मटेरियल? तुमको ऐसा मटेरियल का ही क्यों लगा? पहला बात। हाँ
सबसे ज्यादा वही लगा है। अच्छा ठीक है, एक कारण वो था। बताऊं, मैं उससे पूछता हूं वापस, आप हाँ ना में जवाब देना। डिबेट चल रहा है पूरा एक क्लास में और आपको पार्ट लेना है। भाई ये करने के लिए क्या करना होगा ना, थोड़ा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मतलब वो टी शर्ट का अगर हमको मटेरियल में वो फीलिंग नहीं देना है, नहीं मैं अपना शर्ट जितना रॉयल मेरा लोगों को लगता है कि भाई पहन के लगता है हाँ भाई कुछ अच्छा फैब्रिक का पहने हैं, तो मेरे को फैब्रिक कुछ सस्ता यूज करना पड़ेगा। चलेगा उसके बाद तुमको? नहीं तो उससे तो खर्चा कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलेगा? यानी एक बात समझ में आया, करने का तो कोशिश करेंगे कॉस्ट रिड्यूस या कंट्रोल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग। क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए दोस्त। उसके अलावा तुम जो बोलेगा हम करने को राजी है, बट क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। पहले बोलो ओके वाला बात। तो इसीलिए वो आदित्य बिरला जी का ये जवाब आया, आपने उनको दिया तो तुम बोले ठीक है, तब वापस से कुछ और सोचते हैं। और कोई कुछ और? बॉयज एनीथिंग? सेलिंग एक्सपेंस क्या? कहाँ? किसका? टी शर्ट का। क्या करूं? ऑलरेडी तो देखो ना, देखा जाए तो बाकी के मुकाबले तो कम ही दे रहे हैं इसको। कहाँ उसमें 80 लाख लगा रहे हैं और इसमें सिर्फ 20 ही लगा रहे हैं, तो कर भी तो कम ही रहे हैं इसको मार्केट दे रहा है, तो इसमें एकदम ही ना करें, थोड़ा कम कर सकते हैं। अब मेरा जवाब तुमसे सुनना, अगर हम ये करेंगे ना दोस्त, तो जितना बिक रहा है उतना भी नहीं बिकेगा। जितना बिक रहा है उतना भी नहीं बिकेगा। ये तो वो दिन भर ऐड कर रहे हैं, वो जो 2 आमिर खान को खड़ा किए हैं, तब तो जाके क्या हो रहा है बताइए? वो थोड़ा सा बिक रहा है, तब तो वो बिकेगा ही नहीं। बोलो डन है बात? अच्छा लग रहा है आपको डिबेट? पक्का एवरीबॉडी? काउंटर दूंगा मैं आपको एज आदित्य बिरला, ठीक है ना? आप एडवाइजर हो, ज्योतिष हो, तो मैं आपसे बार बार सवाल आएगा। ओके, ऑनलाइन में एक आया, सर टी शर्ट का सेलिंग एंड एडमिन फैक्ट्री कम करने का कोशिश करेंगे। वही विकी, यही बात उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ये लो काउंटर। अब बोलो और क्या? एनीबडी एल्स? चलो अब वो दीदी, चलिए वो दीदी भी हाथ ऊपर की है। मतलब क्या चाहते हो आप? टी शर्ट को कम प्रोड्यूस करना? ठीक है, तो यही तो अल्टीमेट मकसद हुआ सर हमारा कि भाई क्यों ही बनाए टी शर्ट। तो सीधा सा बात आया, टी शर्ट छोड़िए ना सर, बाकी 2 में ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही सब कोई सोचने लगेंगे तो क्या कभी भी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जा पाएंगे? पहला बात। दूसरा बात, अगर हम एक ही के भरोसे रहेंगे जिंदगी भर, कल को अगर टी शर्ट का ट्रेंड ही खत्म हो गया शर्ट का, तो सब लोग टी शर्ट्स में आ गए। 1 मिनट लगता है फैशन चेंज होने में। जैसे आज के डेट पे सब लोग प्रोडक्ट वर्सेटैलिटी पे जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन सुन रहे हो आप, कि एक काम नहीं करना चाहिए सर, 7-8 काम करना चाहिए। कोविड के बाद तो और आँख खुला लोगों का कि एक चीज के भरोसे रहेंगे तो कल को ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरा धंधा बंद। जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, उन लोगों का तो हालत खराब हो गया 2 साल में। क्यों हालत खराब हो गया सर? अरे अब घूमने ही नहीं निकल सकते। तो ये धंधा को समझ में आया कि भैया कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो हमें और 10 माथा लगाना चाहिए, हमें और कोई 10 पैकेजेस बनाना चाहिए, जिससे हम भले ही ये कर नहीं सके तो कुछ और करके पैसा कमाए। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज ऑल स्मॉल थिंग्स कैन गिव यू लेटर बिगर रिटर्न देन दिस, है कि नहीं? इनोवेशंस। शर्ट्स इसलिए नहीं बिक, शर्ट ज्यादा इसलिए बिक रहे हैं, मेरा ब्रांड चालू उसी नाम से हुआ था सर। अब जैसे तिवाड़ी है, समोसा है तो समोसा बिकेगा पहले, बूंदी का लड्डू है तो पहले बूंदी का लड्डू बिकेगा, राज कचौड़ी है तो, अरे सर ऐसे मत बात की, ये 3 आइटम बिकेगा तो मतलब बिकेगा। अब बाकी आइटम रखेगा ही नहीं क्या तब वो? अरे नहीं वो तो सर हल्दीराम का कतली ज्यादा बिकता है सर बीकाराम का छेना मिठाई ज्यादा बिकता है, तो हम क्यों रखें? अगर वो ऐसा सोचने लगेगा तो क्या रखेगा वो छेना मिठाई? नहीं रखेगा और फंस जाएगा। जिस दिन 1-2 भी समोसा गड़बड़ हो गया ना, 2 दिन भी लगातार, खत्म उसका मार्केट। 25 रुपए का 30 रुपए का हो गया शायद आज के दिन में। एक लौता समोसा 30 रुपए में बेच रहा है वो आदमी, जो पूरा इंडिया कलकत्ता 10 से 15 रुपए के बीच में बेच रहा है, वो 30 रुपए में बेच रहा है। तो सोचो कुछ तो क्वालिटी है, कम नहीं कर सकते उस चीज को। उस चक्कर में 10 चीज बंद भी नहीं कर सकते कि भैया समोसा ही समोसा तलो, बाकी चीज तलना बंद कर दो, इमरती फिमरती, क्योंकि वो तो बिकेगा नहीं हमारा। ऐसा सोच रखते हैं क्या कभी? नहीं। एक प्रैक्टिकल सोचो आप, एकदम अपना नीचे वाला दुकान का बात कर लो। चाहे वो बेटा पाव भाजी बेच रहा हो, मोमो काहे चालू किया, बगल में सिकंजी का दुकान काहे रखा आपने सर, मैगी भी बनाना बगल में चालू कर दिया, फ्राइड मोमो देना चालू कर, अरे क्यों? पुलाव बना रहा है, ब्रेड पुलाव,
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, उसको पता है बिग बाबू हजीर है बट 2 आइटम और रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना बताइए एवरीबॉडी। उसके लिए क्या बेकार का वो कुछ इंग्रेडिएंट्स तो रखता ही होगा जो कि हो सकता है कभी लगे ना, कॉस्ट बेसी लग रहा है। और मार्केटिंग भी ज्यादा पुलाव का कर रहा है, न्यू आइटम पुलाव, पाव भाजी का मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो, उसके पास आएगा ही लोग, पुलाव का मार्केटिंग कर रहा है। तो सोचिए क्या ये सब चीजें आप निजी जिंदगी में देखते हैं कि नहीं? तो क्या सही जवाब होना चाहिए? अभी तक नहीं मिला एक भी। चलिए अब बताइए आप। ट्राउजर्स का सेल बढ़ाना चाहिए, क्यों? मार्जिन ज्यादा है। उससे पहले तो रिसोर्स की भी तो कमी हो सकती है ना, मेरे पास और रिसोर्स नहीं, कैसे बढ़ाऊं? मेरे को या तो शर्ट कम करना होगा या टी शर्ट, क्या कम करूं? मतलब आप बोल रहे हो ना ट्राउजर्स का बढ़ा देंगे, चलो कल से बढ़ा देंगे, बट उस चक्कर में मेरे पास तो यही फैक्ट्री है, इतने ही लोग हैं, इतने ही रिसोर्स है। किसका मटेरियल को? थोड़ा इधर एलोकेट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो पहला मुद्दा अब ये उठा जो सब पहले बाबू के दिमाग से आया, एकदम सही बात, कि खर्चा कम हो सकता है क्या? पहले वो देखो, अगर हो सकता है तो करने का कोशिश करो, बट नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इफ दिस इज पॉसिबल डू इट। नहीं हो सकता ये, तब सबसे पहले ढूंढिए सबसे लेस प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट और लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। पता चला टी शर्ट है तो इसके लिए एक डिसीजन लीजिए, क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉस देखते ही डिसकंटिन्यू का बात मत कीजिए, क्योंकि मे बी दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, मे बी कल चालू किए, आने वाले 5 साल बाद इसका प्रॉफिट है। क्योंकि कल को जब आप शर्ट भी चालू किए थे तो कोई प्रॉफिट नहीं था शुरू में, वो तो आज आप टी शर्ट चालू किए तो है। तो इसका और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखना होगा कि ये कब चालू हुआ था। अच्छा ये अभी नया है, चलो ठीक है, इस पे अगर 2 साल और काम करे तो ये भी हमें उतना ही रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अगर वैसा ही होगा तो हम ही दिन भर सीए पढ़ाएंगे, हम काहे सीएमए में माथा लगाएंगे? हमें पता है ना कि कब कौन सा प्रोडक्ट पे फोकस करना, इसलिए उनको वीडियो या लाइव ऑनलाइन मोड पे रखते हैं। रिस्क लगता है पढ़ाने में, सीधा सा बात है। तो वो उस चक्कर में लगता है चलो उन लोग को वीडियो में दे देंगे, उन लोग को क्या दे देंगे, लाइव ऑनलाइन दे देंगे, सीए को लाइव पढ़ाएंगे। ऐसा रीजंस क्या है सर? यही रीजंस है कि हमें पता है कब किसको कितना टाइम देना। फाइनल अब हमने नया चालू किया तो उसमें मार्केटिंग ज्यादा है जबकि प्रॉफिट कम है। क्यों सर? क्योंकि वही पहला बार है ना सर, कहां से आएगा? अब सीए इंटर जितना नहीं आएगा तब अब क्या बंद कर दोगे धंधा? नहीं सर, वेट करिए, 2-3 टर्म रुकिए, आएगा आपके पास आएगा। तो वो जो पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, ये भी तो इधर भी तो समझना होगा प्रोडक्ट में। तो आपको पूछना चाहिए था आदित्य बिरला जी से क्वेश्चन कि सर टी शर्ट चालू किए हुए को कितना टाइम हुआ है? वो बोलता नहीं बाबू 5 साल से तो ऊपर हो गया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बंद कर दीजिए, माथा मत लगाइए। इसके ऊपर आपका बेनिटन बैठा है, वो आपका खा रहा है मार्केट, पोलो बैठा है खा रहा है आपका मार्केट, आप नहीं चलेंगे इसमें, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर टी शर्ट्स में हिट, आपका नहीं होगा, नहीं चलेंगे आप। तो बोला ठीक है तब बंद कर देंगे। और वहीं बोले कि नहीं बाबू 1-1.5 साल तो हुआ है, 2 साल हुआ है चालू किए हुए, अभी तो और माथा लगा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है हमारा। तो बोला ठीक है एक बार कंटिन्यू कीजिए, जब तक चल रहा है चलाइए, अगर लगे हाँ और 2-3 साल बाद भी ये प्रोडक्ट आपको उतना लुक्रेटिव ना दिखे, विजन अच्छा ना हो, तो क्या कर देना इसको, तब डिसकंटिन्यू, अभी कंटिन्यू कीजिए, हाँ या ना बताइए। तो ये सब अदर और डेटा के माध्यम से डिसीजन लिया जाएगा। मान लो डिसीजन आया कंटिन्यू करे, तब तो सर जैसा चल रहा है चलाइए, हाँ जो भी पॉसिबल सिनेरियोज है कोशिश कीजिए और अच्छा करने का। बट अगर डिसीजन आया डिसकंटिन्यू करे, तब तो सर ये डिपार्टमेंट बंद, इतने सारे मशीन, इतने सारे फैब्रिक, इतने सारे लेबर, इतने सारे रिसोर्स कहीं तो लगाना होगा। क्या करे? कहीं लगाए, या शर्ट या ट्राउजर। कौन ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है सर? ट्राउजर ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो ट्राउजर की तरफ चलते हैं, है कि नहीं? अब सिंस हम एलोकेट करने का बात कर रहे हैं और हम दोनों कर सकते हैं, शर्ट भी और ट्राउजर्स भी। कोई मेरे को बोले सिर्फ एक कर सकते हैं तब बात अलग, दोनों ही कर सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए कुछ रेशियोज के माध्यम से, बिकॉज टू कंपेयर 2 और मोर थिंग्स वी रिक्वायर अ कंपेरेटिव एनालिसिस, जो बचपन में भी आपने स्टैट्स में सुना था। सिंगल डेटा नहीं, किसके बेसिस पे जाते हैं? कंपेरेटिव डेटा। और कंपेरेटिवली क्या देखना है? मार्जिन किसका ज्यादा है। बताइए 90 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 360 लाख खर्चा करके, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज वाइज? निकाल के दिखाइए। 90 डिवाइड बाई 360, जिसको आप मार्कअप बोलते हो, जिसको आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलते हो, कितना आया बताइए? एंड व्हाट अबाउट दिस ट्राउजर्स? 31%।
क्या वो हायर है? यानी अगर हम इसके रिसोर्स को इसमें प्लॉ बैक करें तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 31% करके रिटर्न आएगा। और अगर इधर करेंगे तो 25। तो पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी तो सर पूरा का पूरा ट्राउजर में डाल दीजिए ना। अरे पहले बिक्री भी तो सोच, सामने चाहिए कि नहीं लोगों को। ट्राउजर्स बनाए हैं तब तो टी शर्ट का भी सारा ट्राउजर डाल देना। अरे डिमांड भी तो एक चीज है लोगों का। पता है हमें ट्राउजर्स अभी जितना बेच रहे उससे और 10% बेच सकते हैं एक्स्ट्रा। तो भाई सारा रिसोर्स यहाँ डाल के क्या लाभ? कुछ रिसोर्स यहाँ भी डालो, प्रॉफिट तो यहाँ भी है 25% ही है, तो क्या हुआ? उसका डिमांड ज्यादा है और इसका डिमांड थोड़ा कम है। तो वो सब सोच समझ के, मतलब ऐसा नहीं है अब तुरंत एक बार में सारा जवाब दे दोगे। ये सब चीजें डिप्लोमेटिक है और गोइंग फर्दर यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक। सेम ज्योतिष है, थोड़ी बोलते हैं सर्टेनिटी यही होगा। बोलो देखो चांस है इधर बीच में होने दो, ये चीज हो सकता है तारे साथ, अगर ये किए तो ये होगा, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो वो लोग भी क्या डिप्लोमेटिक, बोला हम तो बोले ही थे चांस है, बहुत हाई चांस है होगा, होगा नहीं होगा ये हम सर्टेनिटी के साथ कैसे? भगवान थोड़ी हम ज्योतिष हैं। तो वैसे ही आप ज्योतिष भगवान नहीं हुआ। तो आपने जो एनालिसिस किया दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा एंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड इटसेल्फ, सो इट कैन बी राइट रॉन्ग, बट एज पर माई एनालिसिस अगर यही होता है तो पक्का आपका ये बात बैठेगा। हाँ या ना बताइए एवरीबडी। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, बताइए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जन्म। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज दिस ओनली, क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से लिखने वाले हैं। डन एवरीबडी? लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, इट्स बीइंग 1 hour 44 minutes. सॉरी आई हैव टेकन सो मच टाइम इन द फर्स्ट क्लास, बट आदत डाल लो, अब 2 घंटे की क्लास होगी मेरी। क्या लिखने वाले हैं सर? हेडिंग नंबर क्या था पहला? 2 क्या था? लिमिटेशन ऑफ। अब नंबर 3 हेडिंग लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। डन है? लिखना ए, टू कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज, इन्वर्टेड कॉमा में प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, बी टू कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज सेल्स, सी टू कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। है कि नहीं? ये काम किए थे कि नहीं ऊपर वाले एग्जाम्पल में? प्रोडक्ट वाइज डेटा। सर कौन सा कॉस्ट? इसको हम बुलाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक क्या नाम आया? कॉस्ट। सर थोड़ा क्लियर नहीं है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ तो आगे जाके क्लियर होगा, अभी पहला वाला शब्द पे ज्यादा फोकस कीजिए जो आप पहले से जानते हैं, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट और धंधे का कॉस्ट। डन। हेंस ये सेल्स क्या है सर? ये तो टोटल सेल्स है, ये तो कुछ नहीं है, बट तो ये प्रॉफिट कौन सा है सर? दिस इज ऑपरेटिंग। यानी एक बात समझ में आया सर, कॉस्ट जो प्रॉफिट का बात करता है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। भले ही वो प्रॉफिट बोल रहा है, बट वो कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग। जैसे अकाउंट्स में जब प्रॉफिट सुनते हैं तो अविनाश सर से पूछते हैं आप कौन सा प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं सर, जीपी की एनपी? तो अब मेरे से मत पूछना कभी आगे, मैं जब भी क्या वर्ड बोलूं प्रॉफिट, तो इट इज डीम्ड कि वो कौन सा प्रॉफिट है? डीम्ड। बट अगर मैं कुछ और प्रॉफिट बोलना चाहूंगा तब मैं एग्जेक्टिव लगाऊंगा कि मैं जीपी के बारे में बात कर रहा था कि एनपी के बारे में। Otherwise, whenever I am saying a term called profit, it is deemed in costing कि it is operating profit। क्या डन है? क्योंकि हम यहाँ धंधे का बात करते हैं। Everybody okay? पक्का? Next number D, to take various decisions as per above data, like Roman 1, to take various decision as per above data like Roman 1. Ready? Whether
cost reduction or control is possible or not. ब्रैकेट में, विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी। करेक्ट। क्या जवाब मांगेंगे अगला डिसीजन कि सर क्या पॉसिबल है, क्या करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना या कंट्रोल करना। अब देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड कंट्रोल। रिडक्शन का मतलब सच में गिराना, और कंट्रोल का मतलब गिराना नहीं, हद में रखना। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। गिराना मतलब हम हद में नहीं रख रहे हैं सर, कम करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो वो फैब्रिक 50 रुपए में आता था, हमें पता चल गया कि वो फैब्रिक 45 में मिल सकता है सेम क्वालिटी में, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। बट सर वो फैब्रिक ना 50 में आता था, आगे जाके उसका दाम 52 होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ही 52 होने वाला है। तो सर हम 52 से कम नहीं कर सकते, बट हम इतना जरूर कर सकते हैं सर, हम उसका क्वांटिटी डिसाइड करके उसके साथ बार्गेनिंग करके बल्क डिस्काउंट ले सकते हैं, है कि नहीं? ट्रेड डिस्काउंट ले सकते हैं कि भाई देख हम तेरे से ही खरीद रहा है तो कुछ कम तो मेरे लिए कर। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट को लिमिट में रखना, अनाप शनाप भी नहीं और एक तरफ क्या बताइए पूरा कम भी नहीं। तो पूरा कम कौन करवाने का बात कर रहा है? रिडक्शन। और कंट्रोल में रखना मतलब दायरे में रखना। डन है? आगे पढ़ेंगे वापस से डिटेल में, बस एक बार ऐसे ही 2 वर्ड लिखा तो बताते रह रहा हूं। डन। ये कुछ डिसीजन लेंगे और उसके लिए ऑफ कोर्स अदर डेटा चाहिए हमें, तो एक बार ये लिख के छोड़ दिए। जैसे ऊपर वो बात किया बाबू खर्चा कम करिए मटेरियल, तो मैंने उसको काउंटर किया, तो उसके लिए बातचीत करेंगे सर, और 10 वेंडर से बात कीजिए क्या यहाँ पे कुछ कम किया जा सकता है कि नहीं, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 लिखना, वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू अ डैश मेकिंग प्रोडक्ट। वेरी गुड। देखो ये सब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, डिसीजन नहीं दिया, ये डिसीजन मेकिंग के सवाल है मेरे पास। तो सर इसके जवाब अभी नहीं बता सकता, बहुत डेटा चाहिए उसके लिए, रिसर्च करने के लिए। बताइए क्या है? लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। सर तो लॉस है तो बंद ही कर दीजिए ना। ना 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 ना, और 10 चीज देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि आगे जाके क्या चांस है बढ़ने का, नया प्रोडक्ट है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, चलाइए 2 साल और देखिए क्या होता है। तो इस वजह से यहां से 2 एरो निकला। क्या एरो निकला सर? डिसीजन कुछ ये आया बेस्ड ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। क्या? डिसीजन बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। यस नो। यस मतलब क्या? नहीं, यस मतलब वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। यस कंटिन्यू, वही तो। ये यस मतलब क्या हम बोल रहे हैं बताइए? कंटिन्यू। और नो मतलब क्या सर? डिसकंटिन्यू। तो बताइए अगर कंटिन्यू करने का सोच लोगे तब तो सर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है मेरा। बताइए क्या? 3rd। वेरी गुड। वेयर टू एलोकेट the resources available for from t-shirt manufacturing। where to allocate the resources available from t-shirt manufacturing। correct everybody? अब ये जो डेटा है ये किस पे डिपेंड करेगा सर? सर वेरियस। क्या कैलकुलेशन करना होगा बताइए? एनालिसिस। तो लिखिए कैलकुलेट वेरियस रूपी एंड परसेंटेज डेटा टू कंपेयर बिटवीन वेरियस other
ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ऊपर में हमने किया वो मार्जिन निकाल के डिसीजन लिया कि किधर डाले, डिमांड भी देखा, मतलब बहुत और वेरियस रूपी और परसेंटेज डेटा देख के कंपेयर करना है बिटवीन वेरियस अदर ऑल्टरनेटिव्स कि क्या कर सकते हैं इसका, वेरियस अदर ऑल्टरनेटिव्स। क्या डन है सबको? इतना सवाल पक्का है एवरीबॉडी? ओके, देन लास्ट छोटा सा एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं अपने। 3 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। लिखना नंबर 4, लिखना नंबर 4। In cost, we would focus on dash profit instead of dash or dash profit. फोकस रहेगा ज्यादा उस पर, इसका मतलब ये नहीं वो बात ही नहीं करेंगे उनके बारे में। ऑपरेटिंग इंस्टेड ऑफ ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, ज्यादातर बात अपने इस पे फोकस करेंगे। डन एवरीबॉडी? नंबर 5, दिस सब्जेक्ट इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन डैश इंडस्ट्री। वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बताएगा एंड अ बिट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। और कुछ किसके बारे में बताएगा? सर्विस इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री रह गया, कोई बताएगा कौन सा? एक रह गया, ट्रेडिंग इंडस्ट्री। कौन रह गया बताइए? क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के लिए इतना तामझाम नहीं है, वो तो एज इट इज माल को एज इट इज माल की तरह बेचता है, मतलब फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की तरह बेचता है। बट एक मैन्युफैक्चरर एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तब्दील करता है। एक सर्विस वाला, जैसे हम लोग अपने ज्ञान को एक पर्टिकुलर वे में ओरिएंट करते हैं, तो वो जो हम लोग कर रहे हैं, ओरिएंटेशंस दे रहे हैं, दीज ऑल रिक्वायर्स कैलकुलेशंस। तो ज्यादातर हम इस पे बात करेंगे। हेंस हमारे बुक का जो कंटेंट पेज भी था ना, अगर आप ध्यान दो, कहीं भी ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं मिलेगा। एक चैप्टर है सर्विस के बारे में, बाकी सारा चैप्टर किसके बारे में आपको मालूम? मैन्युफैक्चरिंग। सारा आपको कहीं भी ट्रेडिंग के बारे में बातचीत नहीं मिलेगी। बोलो डन है सबको इतना सा बात? चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाबा एवरीबॉडी। 2 घंटा आप लोग पढ़ लिए, गुड। अच्छा, अब रूटीन वाइज जैसे मैंने बोला कि हम थोड़ा अभी स्लो चलेंगे, तो अब हमारा अगला क्लास, अभी वीक में 4 दिन करके, ट्यूसडे है आज, अगला क्लास होगा हमारा थर्सडे, फिर हम एक रखेंगे सैटरडे, और एक मे भी मंडे, या अगर मंडे नहीं हुआ तो वेंसडे। तो अभी के लिए ये रूटीन आप लिख सकते हैं। कितना बजे सर? 11 o'clock। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे पास क्लास के बाद आके बात कर सकते हैं। कुछ भी और चीज समझना है अदर देन टॉपिक, अदर देन कुछ, क्योंकि अभी आपका अकाउंट्स है नहीं, तो यू आर फ्री टू गो।